हेलो। नम- नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत तो बढ़िया, मैं अच्छी हूँ राजेश उत्साही जी। मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है। तो अब हम साथियों शुरू करते हैं। शुरू करने के साथ सबसे पहले हम आपको गपोड़िए के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आप सभी का स्वागत है। यह गपोड़िए एक ऐसी अनोखी पहल है जो मानती है कि कहानियां हमारी जिंदगी और पहचान को आकार देने की अद्भुत शक्ति रखती है। गपोड़िए में हम कहानीकारों या गपोड़ियों की भूमिका को अपनाते हैं, जो अपने शब्दों से इंसानी अनुभवों का ताना बाना बुनते हैं। गपोड़िए एक ऐसा मंच बनकर सामने आता है जो हमारे भीतर और हमारे चारों ओर मौजूद कहानियों की समृद्धि का उत्सव मनाता है। हम गपोड़िए में टैगोर, गांधी और औरोबिंदो जैसी दृष्टिताओं की राह पर चलते हुए मानते हैं कि हमारा परिवेश और हमारे विकास का प्रतिबिंब होता है, और संवाद आत्मा और पर्यावरण के बीच पुल का काम करता है। हमने 2018 में इस समूह की स्थापना की थी। तब से अब तक हम भाषा शिक्षण, अध्यापक प्रशिक्षण, थिएटर और स्टोरी टेलिंग के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। इस सफर में हमने भारत के कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया। इसी के साथ हम कुछ प्रतिष्ठित लोगों से भी मिले। आज हम एक और संवाद लेकर आए हैं, जिसमें आप मिलेंगे राजेश उत्साही जी से। अब निशु आपसे उनका विस्तृत परिचय करवाएंगी। निशु। शुक्रिया प्रीति। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजेश उत्साही जी का यहाँ पर हमारे गपोड़िए के इस पोर्टल पर, जहाँ हम लगातार ऐसे लोगों से मिलते रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्वों से मिलते रहे हैं जो जमीन से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रमों में गजब का काम कर रहे हैं और हम सबके लिए प्रेरणा रूप बने हुए हैं। तो आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वे है राजेश उत्साही। जैसा कि प्रीति ने बताया, वे बाल साहित्य, विज्ञान लेखन, संपादन और शिक्षा की दुनिया का एक जाना माना नाम है। भोपाल में जन्मे राजेश उत्साही जी ने समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की और अपने करियर की शुरुआत नेहरू युवा केंद्र से की। इसके बाद वे लगभग 3 दशक तक एकलव्य संस्था से जुड़े रहे, जहां उन्होंने होशंगाबाद विज्ञान बुलेटिन और चकमक जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके अतिरिक्त गुल्लक, पलाश, प्रारंभ जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन उन्होंने किया। बाल साहित्य, विज्ञान संचार, शिक्षकों के लिए सामग्री निर्माण और बच्चों के लिए कहानियां और कविता पोस्टर निर्माण में उनका योगदान बेहद विशिष्ट रहा है। वे न केवल लेखक और संपादक हैं, बल्कि रूम टू रीड, यूनिसेफ, नालंदा की कई कार्यशालाओं में स्रोत व्यक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। पिछले 15 सालों से अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। टीचर्स ऑफ इंडिया पोर्टल के हिंदी संपादक रहे हैं और वर्तमान में वे यूनिवर्सिटी की पत्रिकाओं लर्निंग कर्व, आई वंडर, एट राइट एंगल के हिंदी अनुवाद अंकों का संपादन कर रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के लिए तैयार किए गए रीडर्स में संपादन का सहयोग करते रहे हैं। शब्दों, विचारों और बच्चों की जिज्ञासा से गहरे जुड़ाव रखने वाले राजेश उत्साही जी का साहित्य, शिक्षा और संपादन के क्षेत्र में अनुभव 4 दशकों से भी अधिक का रहा है। और आज हमारे लिए ये एक विशेष अवसर है कि हम उनसे संवाद कर रहे हैं। आइए सब मिलकर इस संवाद का लुत्फ उठाएं और अपने जीवन में जो प्रेरणा हम पा सकते हैं उसको आगे लेकर जाएं। शुक्रिया निशु। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बातचीत की शुरुआत करते करते हैं, और हम जानना चाहेंगे कि आप अपने बचपन के बारे में कुछ हमें बताएं। आपका बचपन किस तरह के वातावरण से होकर गुजरा? पहली बात तो ये कि मेरी आवाज़ साफ आ रही है आपको, बिल्कुल। है ना? ये क्योंकि यहाँ पे पंखा और कूलर दोनों चल रहे हैं, तो उससे कुछ भरभराहट तो नहीं हो रही ना? नहीं नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक। तो जो अ, बचपन वाला सवाल है वो, मैं शायद ये कहूँगा कि मेरा जो बचपन है वो बहुत आम बच्चों की तरह ही था, कुछ बहुत खास नहीं था। और सरकारी स्कूल में जो क्या कहते हैं, प्रारंभिक शिक्षा जिसको कहते हैं, 10वीं 11वीं तक की जो भी है वो सरकारी स्कूलों में ही हुई। और काफ़ी टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जगहों में हुई, मतलब भौगोलिक रूप से एक बहुत लंबे अलग अलग हिस्सों में हुई। तो सामान्य तौर पे सामान्य बच्चों की तरह ही कोई जीवन था, उसमें बहुत कोई अनोखी या कोई ऐसी यादगार घटना नहीं है कहने के लिए कि जिससे वो उसको थोड़ा अलग करती हो।
जी। लेकिन फिर भी क्या ऐसा रहा कि कोई परिवार का कोई सदस्य हो या कोई दोस्त हो जिन्होंने आपके जीवन में पढ़ाई लिखाई या साहित्य के प्रति रुचि को जगाया, या उस रुचि को आगे लेकर गए, या इस तरह का? अ, शायद ऐसा कोई नहीं था। मुझे लगता है कि ना तो परिवार में परिवार बहुत छोटा था, तो इसलिए क्योंकि पिताजी जैसे मेरे पिताजी रेलवे में थे, जी। तो और वो रेलवे का जो उनका जॉब था वो ट्रांसफरेबल जॉब था। तो हम ट्रांसफर उनके होते रहते थे या हुए, तो हमारा परिवार बहुत छोटा था और घर में मैं खुद अपने घर में सबसे भाई बहनों में सबसे बड़ा था। तो मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा कोई होशियार किस्म का नहीं था। वो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 11वीं में जो मेरा परसेंटेज था, पास ऑफ परसेंटेज, वो 39.5% था। 75 में, 75 की बात मैं बता रहा हूँ। तो जी। बल्कि शायद जो साहित्य की तरफ या लिखने पढ़ने की तरफ जो ध्यान गया, वो शायद इस वजह से ही शायद गया कि हम पढ़ने लिखने में मेरे जो एक परंपरागत क्या कहना चाहिए, थीम या इसको बोलते हैं लाइन होती है, उसमें हम बहुत फिट नहीं थे। तो उसने ही हमको इधर उधर अपना कुछ हुनर दिखाने का या हुनर करने का चीजें की। मतलब जैसे मैं अगर उदाहरण के लिए कहूँ, हाँ, एक चीज जरूर है कि अ, हमारे घर में पढ़ने लिखने का वैसा ऐसा कोई माहौल नहीं था, लेकिन अखबार आता था हम्म। उस जमाने में। हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग, जो दो अपने जमाने की बहुत मशहूर वीकली हुआ करते थे, तो हिंदुस्तान हमारे घर में आता था। नंदन हिंदुस्तान टाइम्स की बच्चों की पत्रिका थी, वो हमारे घर में हमारे पिताजी बुलवाते थे। वो 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 तो वो एक तरह से पढ़ने के प्रति एक रुचि थी। जैसे मैं मुरैना जिले में सबलगढ़ नाम की एक तहसील है, वहाँ मेरी 6वीं से लेके 5वीं से लेके 10वीं तक की मेरी पढ़ाई वहाँ हुई है। तो मैं थोड़ा सा एक ये बताना चाहूंगा, जैसे वहाँ पे एक, जब मैं शायद 6वीं में रहा हूँ, शायद 6वीं या 7वीं में, तो वहाँ पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय था। मैं वहाँ जाकर के मतलब अखबार केवल उलटता पलटता था, मतलब पढ़ तो लेते थे थोड़ा बहुत, पर आमतौर पर पढ़ते थे। तो एक बार वो वहाँ का जो संभालने वाला बंदा था, उसको लगा कि ये बच्चा आकर के फालतू की चीजें मतलब बैठा रहता है यहाँ पे, कुछ करता नहीं है, ऐसे ही पलटता रहता है, तो उसने मुझे भगा दिया वहां से। तो मतलब वो मैं कह रहा हूँ एक लगाव था उसमें। फिर एक वहाँ पे साप्ताहिक अखबार निकलता था, और वो एक दिन साप्ताहिक अखबार में आमतौर पे ये होते हैं जो बहुत कस्बे से या ऐसे गाँव से निकलते हैं कि वो नाम के लिए अखबार होते हैं वो केवल, है हम्म। ना। और वो फ्री कॉपियां जो हैं वो कुछ महत्वपूर्ण लोगों के घर में, या उनको पता है कि इनके यहाँ हमको देनी चाहिए ताकि हम नोटिस में आए, तो वो उनके घरों में डालते थे। तो हम्म। हमारे घर में भी वो पेपर एक दिन आया। अब मेरी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि वो साप्ताहिक अखबार है या रोज का है। मैंने सोचा ये अखबार है जैसे अन्य अखबार होते हैं। तो एक दिन आया, मैं दूसरे दिन उसकी प्रतीक्षा में, घर के दरवाजे ऐसे थे कि उनमें संद होती थी लकड़ी की, तो उसके अंदर से वो डाल के चला जाता था। तो मैं दूसरे दिन उस टाइम पे बैठा वहां पर इंतजार करने के लिए, 2 दिन बैठा, 3 दिन बैठा, 4 दिन बैठा, वो अखबार ही नहीं आया। मुझे लगा यार कि क्या हुआ है। बाद में मुझे समझ में आया कि वो साप्ताहिक अखबार है और हफ्ते में एक दिन आता है। हम्म। बल्कि जब मैं और एक छोटी छोटे रेलवे स्टेशन में हम थे, जहाँ पर पानी भी जो है वो टैंकर से आता था जी। दूसरे स्टेशन से। खोजीपुरा नाम का एक स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, ग्वालियर और श्योपुर के बीच में वो लाइन है। तो वहां पर अखबार जो हैं वो हफ्ते भर के अखबार एक साथ आते थे ग्वालियर से। तो मेरा प्रिय काम होता था एक उनको लेके बैठना, और उसमें हम ये गिनती करते थे कि कौन सी पिक्चर कितने थिएटर में चल रही है। ये एक क्योंकि बाकी चीजें तो बहुत पढ़ना आती नहीं थी, लेकिन कि कोई फिल्म, उस समय 2 रास्ते फिल्म रिलीज हुई है मान लीजिए, तो वो कितने थिएटर में लगी हुई है, हर थिएटर के नाम के साथ उसका नंबर एक ये। और उसमें वो जो कुछ पिक्चर स्टोरी आती थी, जैसे एक टैगवुड की एक पिक्चर स्टोरी आती थी, एक गार्थ की पिक्चर स्टोरी आती थी। तो ये 3 चीजें करने का, तो मैं कह रहा हूँ कि वो लगाव उस दौरान था लिखने पढ़ने या स्कूल के इतर चीजों से। तो बल्कि मैं ये कहूँगा, जब मैं शायद 7वीं या 8वीं में था मैं, जी। तब मैंने, मतलब जो मजेदार चीज है कि मेरा उत्साही जो है वो मेरा तखल्लुस है, या जैसे लिखने पढ़ने वालों के तखल्लुस होते हैं उस तरह से, मेरा सरनेम नहीं है वो। हम्म। पर मैंने वो 7वीं या 8वीं में अपने नाम के साथ राजेश कुमार पटेल उत्साही लिखना शुरू कर दिया था। और इसमें शायद छोटा सा एक अंश ये था कि
मेरे पिताजी को भी कविताएं लिखने का शौक था। उनका उनका तखल्लुस था रजवाड़ा। ओ। तो मुझे वो उनके कहीं कागजों में लिखा हुआ दिखा, प्यारे लाल पटेल रजवाड़ा। तो मुझे लगा कि यार मुझे भी कुछ इसके आगे जोड़ना चाहिए। तो ऐसे मैंने वो नाम जो है अपने जोड़ा साथ जो जोड़ा। है। पर आपने उत्साही ही क्यों जोड़ा? ये मुझे बहुत ध्यान नहीं है कि कैसे मेरे दिमाग में आया। मतलब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक बेकल उत्साही नाम के बहुत मशहूर शायर हुए हैं, हम्म। है ना। और उनका उनका तखल्लुस बेकल था। हम्म। लेकिन एक बार वो नेहरू जी के सामने अपनी शायरी, मतलब जिस मुशायरे में वो शायरी पढ़ रहे थे वहाँ नेहरू जी भी थे। तो नेहरू जी ने उनको, और वो उस समय शायर जो है यंग रहे होंगे, तो नेहरू जी ने उनको कहा कि यार आप बहुत उत्साही हैं। तो उन्होंने बेखल के साथ उत्साही भी जोड़ लिया अपने नाम के साथ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई किसी के नाम के साथ पहले से उत्साही है क्या। हाँ। हम्म। तो मैंने अपना उत्साही, बल्कि इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि 97 या 96 में मेरा गूगल अकाउंट, मेल अकाउंट बनाया। उस समय हमको राजेश के नाम से नहीं मिल रहा था, पटेल के नाम से नहीं मिल रहा था, उत्साही के नाम से फट से मिल गया। वो था ही नहीं। हम्म। तो खैर। पर ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे उत्साही आपके नाम से जुड़ा। और शायद आपको आपके नाम से भी ज्यादा लोग उत्साही के नाम से ही जानते हैं, जितना हाँ। भी जानो नहीं। पूछो सब लोग ये बोलेंगे उत्साही जी, उत्साही जी। उसका तो उसका उसका एक कारण ये भी रहा कि जैसे जब मैं एक फॉर्मल, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में आया, जैसे मतलब जैसे मैंने कहा मेरा नाम, पूरा नाम था राजेश कुमार पटेल उत्साही। जी। एक समय के बाद में हमने उसमें से कुमार को हटाया, हमने कहा यार बहुत लंबा है ये। तो हम्म। राजेश पटेल उत्साही रह गया। फिर हम्म। उत्साही भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होता था। तो हम्म। वो और एक्स्ट्रा एक एक्टिविटी होती थी एक तरह से। तो मुझे लगा यार पटेल भी बीच में क्यों है, तो पटेल को भी हटा दो। तो एक तो लेख के रूप में राजेश उत्साही रह गया। बाद में प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब एकलव्य में भी, जो बाकी सरकारी दस्तावेज हैं सारे, मतलब मेरा वोटर आईडी है या मेरा पैन कार्ड है या आधार कार्ड है, सब जगह राजेश उत्साही ही है अब। ओ। तो इसलिए अब वो चाहे साहित्यिक दुनिया में हो चाहे प्रोफेशनल उसमें हो, केवल उत्साही के नाम से ही सब लोग हुआ। जानते हैं। मैं एक और जो मैं जोड़ूंगा कि शायद वो पीछे एक कुछल्ला जोड़ देने से वो एक अतिरिक्त दबाव जो अ, रहता है, हाँ। आगे नहीं आ गया था कि यार नाम तो जोड़ लिया आपने, आपको कुछ लिखना पढ़ना भी है, कुछ करना भी है, तो कुछ करो। हम्म। हाँ। तो जो मुझे याद है कि मैंने हायर सेकेंडरी पास किया था या हायर सेकेंडरी कर रहा था मैं, तब मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी थी जो मैंने उस समय पराग, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की जो पत्रिका थी बच्चों की, पराग निकलती थी, पराग को मैंने भेजी थी। हालांकि उससे कोई मुझे जवाब नहीं मिला, लेकिन वो मैंने पहली कहानी तब, जो मुझे याद है, मैंने ऐसी दोपहरी में ही, हमारा घर था और घर के साइड में एक शेड होता था खपरेल वाला, उसके नीचे बैठ के, और हाथ से लिखना ही होता था। उसमें तो कंप्यूटर और सब का जमाना नहीं था। तो लाइनिंग वाले रूल पेपर लेके उस पे, मतलब जो अपनी सो कॉल्ड अपनी अच्छी हैंडराइटिंग थी उसमें लिख करके उसको पोस्ट किया था। खैर। खैर, ये तो बहुत ही रुचिकर हमारे लिए भी रहा। कुछ चीजें हम जानते थे पहले से, लेकिन कुछ चीजें हमें आज ही जानने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि आपने कहा कि आप उस जमाने में 39% भी आना अपने आप में एक बात थी। और बहुत ज्यादा लोग शायद मार्क्स को लेकर इतना ज्यादा नहीं करते थे जितना आज के जमाने में 100% आने के बाद भी लोगों का मोटिवेशन हाई और लो चलता है। तो ये जो शिक्षा, मतलब साहित्य से लेके शिक्षा के क्षेत्र में जाने का ये जो सफर है, वो अब कैसे तय हो पाया? मतलब कैसे आपकी दिशा जो है वहां मुड़ गई? आपको पढ़ने लिखने का शौक रहा और उसी के साथ वो उत्साही और बहुत सारी और चीजें जुड़ी, अंश आए, लेकिन ये जो शिक्षा का सफर है वो कैसे तय हुआ? ये बहुत मुझे लगता है ये मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत मॉरल स्टोरी मैं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहूँ मिसाल मिसाल जैसी भी हो सकती है, या एक सांत्वना वाला हिस्सा भी हो सकता है। कि जैसे मैंने कहा कि मेरा 39.5% परसेंटेज था हायर सेकेंडरी में, कि उस समय 11वीं होती थी, जी। उसके बाद 10+2 हुआ। हाँ। लेकिन अंक ये जो, ये सही है कि उस समय कितना परसेंटेज आ रहा है इसको लेके इतनी मारामारी नहीं थी। मतलब 50% या 60% तो फर्स्ट क्लास माना जाता था और वो बहुत बढ़िया होता था। जबकि आज की तारीख में तो आप
95 ये पे भी लोग रोते रहते हैं कि 95% ही आया मेरा। जी। लेकिन जो अब नहीं है शायद, लेकिन उस जमाने में जो मैं जो कैरियर स्ट्रीम्स होती थी वो इंजीनियर है और डॉक्टर है, हम्म। दो मेन स्ट्रीम मानी थी। जाती। तो अगर आपको डॉक्टरी पढ़नी है तो आपको साइंस मतलब बायोलॉजी साइंस लेना है, बायो साइंस लेना है। और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स वाला पीसीएम जिसको बोलते हैं वो वाली स्ट्रीम लेनी है आपको। तो वो एक प्रेशर था। और वो प्रेशर किसी वजह से हमारे ऊपर भी था। हमारे हमारे पिताजी भी चाहते थे कि तुमको ये करना चाहिए। बहुत मजेदार चीज ये है कि उस साल मध्य प्रदेश में श्यामा चरण शुक्ला मुख्यमंत्री थे। और उस साल ये नोटिफिकेशन निकाला गया है कि जिनके 40% से कम मार्क हैं उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उनको एडमिशन मिलेगा ही नहीं। है। हम्म। और हमारा मेरा मेरे 39.5%। ठीक है। तो हमने कहा अब हम क्या करेंगे, समझ में नहीं आया कुछ। लेकिन फिर थोड़ा जैसा होता है पॉलिटिकली, एक ये सरकार का नोटिफिकेशन था, लेकिन फिर पब्लिक में इसका बहुत सारा विरोध भी हुआ, तो फिर हम्म। उन्होंने उसको वापस लिया कि नहीं हम्म। करते। बहरहाल, तो मैंने हम जो प्रेशर था हमने साइंस बायो साइंस लिया। और मैं इटारसी में था, वहां से खंडवा पढ़ने के लिए गया। तो उसमें शॉर्ट में मैं कहूँ तो मैंने 5 साल बीएससी करने के लिए खर्च किए, जो कि 3 साल में आमतौर पर ग्रेजुएशन हो जाता है। मैंने 5 साल लगाए। जी। मतलब हम्म। जो एक मेन एग्जाम होता है, मेन के बाद में एक सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है। तो अगर आपके 2 पेपर में फेल हो गए तो आप 2 पेपर उसमें दे करके फिर आप निकल निकल जाएंगे। तो हम्म। फर्स्ट ईयर तो हम एक अटेम्प्ट में निकल गए, हम्म। क्योंकि हमको मैथमेटिक्स नहीं बनता था, फिजिक्स हमारी पल्ले नहीं पड़ती थी, केमिस्ट्री हमको समझ में नहीं आती थी। हम्म। केवल जूलॉजी और बॉटनी समझ में आती थी बस। मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधे, हम्म। जिनका साहित्य से भी बड़ा गहरा नाता है अपने हम्म। आप में। ठीक हम्म। है। तो वो तो उसके बाद सेकंड ईयर को पास करने में मुझे 2 साल लगे। थर्ड ईयर को भी पास करने में, मतलब पास करने के कहना चाहिए उसके कगार पे पहुंचते पहुंचते 5 साल मेरे चले गए और मैं नहीं कर पाया, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। हम्म। एक ग्रेजुएशन नहीं हो रहा है, मैं जिंदगी में क्या करूंगा। और हम्म। यही प्रेशर मतलब परिवार की तरफ से ऐसे नहीं, पर हमारे पिताजी जो थे वो हालांकि बहुत खुले विचारों के थे उसे, पर वो कहते थे यार तुमसे ग्रेजुएशन नहीं हो रहा है। हम्म। हाँ तुम मतलब अगर मैं कहूँ कि एक समय पे मैंने परीक्षा के लिए उनसे 2 रुपए मांगे फॉर्म भरने के लिए, तो उन्होंने कहा तुम फॉर्म भर के क्या करोगे, हम्म। तुमसे एग्जाम तो क्लियर होते नहीं है। हम्म। तो मैंने वो सब छोड़ करके और मतलब अ, मैंने कुछ सुसाइडल अटेम्प्ट भी किए उस टाइम में। हम्म। हाँ, क्योंकि ये पूरा इस तरह का पूरा सिनेरियो था। और इसके साथ में मतलब मैं एक और चीज जोड़ दूं जो कहानी किस्सों में भी आती है लेकिन रियल लाइफ में भी होती है। हम रेलवे कॉलोनी में रहते थे और हमारे घर के सामने 2 लड़कियां रहती थी। हम्म। हम्म। वो दोनों लड़कियां उस जमाने में सागर यूनिवर्सिटी में टॉप कर रही थी एमएससी में। हम्म। तो हमारे पिताजी कह रहे होते थे कि देखो वो फलां की लड़कियां जो हैं वो टॉप कर रही हैं और तुमसे ग्रेजुएशन नहीं हो रहा है। हम्म। तो जो एक एक अलग तरह का मतलब जो जेंडर वाला वो है ना दबाव। कि वो लड़कियां हैं तुम लड़के हो, जो भी वो मतलब जो पैट्रियाटिक जिसको आप सारी चीजें कहते हैं। हम्म। तो उन उन स्थितियों में हम मतलब पता नहीं मैं कैसे निकल गया। तो उसी समय मैंने तय किया कि नहीं अब मुझे कुछ काम करना चाहिए। हम्म। तो हम्म। कॉलेज कॉलेज में ही नेहरू युवा केंद्र नहीं, एक कॉलेज में एक टीचर थे जो राष्ट्रीय सेवा योजना चलती हैं, उसमें वो हमारे कोऑर्डिनेटर होते थे, श्याम बोहरे। और वो डेपुटेशन पे नेहरू युवा केंद्र के इंचार्ज बन के होशंगाबाद आए। और तब मैं होशंगाबाद वापस आ गया था। तो वो कभी टकरा गए, तो उन्होंने कहा कि कभी आप हमारे ऑफिस आओ। मैं मुझे कुछ नहीं सूझा, मैं उनके पास पहुंच गया। और हम्म। उनसे जाके मैंने कहा कि मुझे मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसे की जरूरत नहीं है। मतलब हमारा फैमिली फैमिली बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं था कि हमको पैसे कमाने हैं। लेकिन मैंने कहा मैं मुझे ये लग रहा है कि मैं जिंदगी में शायद कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो मैं हम्म। अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं कुछ करूँ। और हम्म। इस दौरान हाँ मजेदार चीज ये है कि इस दौरान इन 5 सालों में ये जो लिखने पढ़ने वाला जो मामला है, हम लेटर टू एडिटर लिखने लगे थे। उस जमाने में मध्य प्रदेश का एक अखबार था नई दुनिया, हम्म। जिसमें राजेंद्र माथुर बहुत नामी गिरामी उसके संपादक हुआ करते थे। हम्म। उसमें लेटर टू एडिटर छपना अपने आप में ऐसा होता था कि आप बड़े लेखक हैं।
और इस बात को आप इस चीज से आंक सकते हैं कि आज भी एक राजेश बादल नाम के एक पत्रकार हैं जो टीवी जर्नलिस्ट भी हैं। हम्म। राजेश बादल उन दिनों नई दुनिया में काम करते थे, हम्म। और उनका काम, उनको उनकी जिम्मेदारी थी कि जो लेटर टू एडिटर आते हैं उनको उनकी स्क्रूटनी करना, और जो लेटर पब्लिश करने लायक है उनको छाप वो करना। वो पिछले 2 सालों में मुझे 2 दफा भोपाल में अलग अलग कार्यक्रमों में मिले। हम्म। और जब मैंने उनसे कहा कि मैं राजेश उत्साही, तो बोले हाँ यार जानते हैं, राजेश उत्साही होशंगाबाद, रेलवे कॉलोनी होशंगाबाद, हमने आपकी बहुत चिट्ठियां छापी हैं नई दुनिया में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कॉलम का अपने आप में कितना महत्व रहा होगा। तो हम उसमें छपने लगे थे। उनका एक सटायर कॉलम अभी भी आता है, अजबीच नाम से। उसमें मेरा सटायर छपना, मैं होशंगाबाद का पहला यूथ था जिसका सटायर छपा। मेरी पहली कहानी अ, नई दुनिया में छपी, जो मैं जब मैं होशंगाबाद में था, और ये वो पीरियड था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था डिग्री करने के लिए, लेकिन साइड में ये सारी चीजें हो रही थी। मतलब जो पिताजी हमको 2 रुपए देने के लिए, हमको मतलब 2 रुपए तो दिए उन्होंने, लेकिन ये कहते थे तुमसे पास तो हुआ नहीं जाता है। तो जब वो हमारा लेटर या कोई चीज छपती थी तो वो अखबार लेके खुद अपने कलीग्स को दिखाने जाते, देखो राजेश की ये फलां चीज छपी है। तो वो एक तो वो मैं ये कहूंगा कि उस तरफ जो झुकाव है, या वो शायद एक सरवाइव करने का, या जीने के लिए कि नहीं यार हमको कुछ तो आता है, यार हम कुछ तो हैं। तो मैं नेहरू युवा केंद्र गया, मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ काम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सरकारी ऑफिस है, इसमें हम आपको ऐसे तो कोई काम नहीं दे सकते हैं, और हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है जिसके पे आपको हम रख सकें। मैंने कहा आप सोच लो अब क्या करना है आप। फिर हम्म। उन्होंने डरते डरते, बहुत झिझकते हुए कहा कि अरे एक पोस्ट है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको उस पर रखूंगा, लेकिन आपसे मैं वो काम नहीं करवाऊंगा। हम्म। तो मैंने कहा आप बताइए। तो बोले वो पोस्ट है चौकीदार कम फर्रास। चौकीदार तो गार्ड होता है, फर्रास होता है सफाई करने वाला। हम्म। तो वो पोस्ट हमारे पास वैकेंट है, अगर आप चाहो तो हम आपको उस पर रख देंगे, लेकिन हम आपसे काम वो नहीं करवाएंगे। मैंने कहा मैं तो वो काम भी वो करूंगा, आप तो बस मुझे रख लो। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे वो चूंकि नेहरू युवा केंद्र यूथ के साथ में काम करता है, उनकी एक मैगजीन, साइक्लो स्टाइल मैगजीन होती थी दिशा नाम से, हम्म। उसका पूरा काम मुझे सौंप दिया कि इसकी एडिट, इसके लिए मटेरियल आपको जुटाना है, इसके लिए जो उसके स्टेंसिल काटे जाते हैं, टाइपराइटर पे स्टेंसिल काटे जाते थे, इसके स्टेंसिल आपको काटना है, इसके साइक्लो स्टाइल आपको करना है, इसको डिस्पैच आपको करना है, सब काम आपको करना है इसका। और अच्छी बात ये थी कि मैंने उस दौरान टाइपिंग सीख ली थी, टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के, तो वो मुझे आती थी। हम्म। हम्म। और वहाँ पे टाइपराइटर था। हम्म। तो वहाँ मैंने वो जॉब शुरू किया, और उस जॉब के साथ साथ मैंने फिर बीएससी फर्स्ट ईयर के बेस पे मैंने बीए एज ए प्राइवेट स्टूडेंट मैंने बीए किया, नेहरू युवा केंद्र में काम करते हुए। और वहीं से मैं उसी समय एकलव्य बनने की बात चल रही थी, और नेहरू युवा केंद्र के दफ्तर में बैठ के ही वो सारी चर्चाएं, जो लोग बनाने वाले थे उनकी चर्चाएं वहाँ होती थी। तो मुझसे पूछा गया आप ऐसे ऐसे एक शिक्षा की संस्था बन रही है, उसमें काम करेंगे? हम्म। मैंने कहा हाँ काम करें, क्यों नहीं करेंगे, हम तो काम करने ही निकले हैं। हम्म। तो वहां से सीधे, मतलब 30 जून 1982 को मैंने नेहरू युवा केंद्र छोड़ा, और 1 जुलाई 1982 को एकलव्य ज्वाइन किया। तो वहां से मैं एकलव्य में आ गया। एकलव्य में आके मैंने लगे हाथ वहीं के वहीं, फिर मैंने एमए एज ए प्राइवेट स्टूडेंट ही वहां से पूरा किया। और 82 में मैं आया, 85 में चकमक शुरू हुई। तो हम्म। मेरा जो पिछला पढ़ने लिखने का पूरा सारा बैकग्राउंड था, और नेहरू युवा केंद्र के जो कोऑर्डिनेटर थे वही श्याम भौरे जी, वो होशंगाबाद बुलेटिन का संपादन भी कर रहे थे हम्म। अनौपचारिक रूप से। तो मैं उनको मदद करने लगा। और हम्म। बाद में फिर होशंगाबाद विज्ञान बुलेटिन में काम करते हुए फिर चकमक जब शुरू हुई, तो हमसे कहा गया चकमक में काम करोगे, हमने कहा करेंगे। चकमक में आ गए। तो ये मैं ये कहूंगा कि ये कोई रुचि या उस तरह का नहीं था, ये अपने आप में एक संयोग दर संयोग चीजें, रुचि अपने आप, रुचि खुद से थी लिखने पढ़ने में, और उसके अनुरूप काम मिलते गए। तो हम सीधे फिर अ, इस तरह से मैं वहाँ पहुंच गया। तो पर आपने चकमक, सॉरी। पर ये हाँ। खूबसूरत संयोग था, मुझे लगता है अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद इस तरह की एक जो जर्नी है वो तय नहीं हुई होती। वो शायद ये भी है कि मैं ये भी बता दूं कि उन्हीं दिनों में मैंने 8 रेलवे के 8 एग्जाम दिए। अगर मैं किसी में शायद सेलेक्ट हो जाता, तो कहीं स्टेशन मास्टर की तरह झंडे हिला रहा होता, या कहीं टिकट चेक कर रहा होता।
तो आपका सहयोग इसी के साथ था, इसीलिए शायद आप यहाँ ही रहे। जी। जी। तो आपने चकमक का जिक्र किया, हम्म। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा, वैसे तो शायद हमारे सुनने वाले चकमक पत्रिका से जानकारी रखते ही होंगे, पर अगर आप थोड़ा बता पाएं कि चकमक किस तरह की पत्रिका है, क्या है चकमक, क्योंकि कुछ नए लोग भी जुड़ेंगे जिनको शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। तो चकमक ऐसा है कि जैसे मैंने जिसमें एक जिक्र आता है होशंगाबाद विज्ञान बुलेटिन। तो जो एक एकलव्य संस्था के बारे में, एकलव्य मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 50 साल से 40 साल तो चकमक को ही हो रहे हैं। 50 साल से वो शिक्षा के क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्था के रूप में जानी जाती, काम कर रही है विभिन्न। और जो सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम रहा है वो होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, या जिसको HSTP कहा जाता है। तो होशंगाबाद विज्ञान बुलेटिन जो है वो HSTP का एक तरह से मुखपत्र था, या उसका एक न्यूज़ लेटर की तरह था। वो उनके उसमें जो टीचर्स शामिल थे उनके लिए वो निकाला जाता था, होशंगाबाद विज्ञान बुलेटिन, हर हम्म। महीने। हम्म। और बतौर प्रयोग के उसमें हम लोगों ने जो एक हमारे उसके संपादक हुए रेक्स डी रोजोरियो, जो पहले साइंस टुडे और साइंस एज नाम की पत्रिकाएं उनके संपादक रहे हैं। वो जब आए तो उन्होंने प्रयोग के तौर पे उसमें बच्चों के लिए सामग्री जोड़ी कि हम इसमें टीचर्स को तो हम देते ही हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी कुछ सामग्री इसमें देनी चाहिए। और उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया है कि उनको ये हम सब लोगों को ये लगा कि बच्चों के लिए हमको अलग से ही एक पत्रिका निकालनी चाहिए। ये केवल एक सप्लीमेंट के तौर पे कुछ पेजेस लगाने से का कोई फायदा शायद, या उतना फायदा नहीं होगा। हम्म। और होशंगाबाद विज्ञान पूरा शिक्षण कार्यक्रम पूरा इस तरह का कार्यक्रम था जिसमें बच्चों को खुद से बहुत सारी चीजें करने के लिए मौके स्कूल के अंदर जो मौके हैं वो उपलब्ध कराए जाते थे। तो एक ये बात समझ में आई कि स्कूल के अंदर तो बच्चों को बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन स्कूल के बाहर की जो दुनिया है उसमें बच्चों के पास करने के लिए क्या है या क्या हो सकता है, जो उनके पाठ्यक्रम से बाहर, पाठ्यक्रम से सीधे रिलेट ना करता हो, मतलब पाठ्यक्रम का ठप्पा ना लगा हो उसके ऊपर, हम्म। है ना, हम्म। मतलब हम्म। इधर जिसको आप एक्स्ट्रा कैरिकुलम कहते हैं बड़े उससे, लेकिन उससे थोड़ा बाहर। तो हम्म। हम्म। ऐसा लगा कि एक पत्रिका हम शुरू करें जो साथ साथ हम स्कूल में बच्चों को होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम के साथ में जो चीजें हैं वो उपलब्ध कराएंगे, और स्कूल के बाहर उनके पास एक खुला और माहौल हो, हम्म। उसको प्लेटफॉर्म चकमक देगी। तो इसलिए चकमक शुरू की गई 1985 में जी। एकलव्य की तरफ हम्म। से। और शुरू के लगभग 10 12 15 साल वो मध्य प्रदेश के हर मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से खरीद करके, फ्री में नहीं, मतलब संस्था ने फ्री नहीं दिया लेकिन गवर्नमेंट ने खरीद के उसको सब्सक्राइब किया। और वो हर हम्म। स्कूल में गई, जिसने मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बहुत अच्छा माहौल, जहाँ जहाँ एक खास करके एकलव्य का अपना होल्ड था, वहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। और चकमक अब भी निकल रही है, आज भी निकल रही है, मतलब हम्म। 40 साल उसको होने को आ रहे हैं धीरे धीरे। 500 अंक, 500वां अंक मेरा ख्याल है आने वाला अब आएगा, आने हम्म। आने 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 को है शायद। 464 अंक अब तक हो चुके हैं हम्म। ये चकमक पत्रिका, अगर हम्म। ना देखी वो लोगों ने जिन्होंने। हम्म। तो मैं इसी बात में जोड़ना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारी, जैसे मैं भी हिंदी भाषा शिक्षण से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने बहुत सारी हिंदी की पत्रिकाएं देखी हैं, पर जिस उत्साह के साथ मेरे अपने कक्षा के बच्चे चकमक के लिए अपना काम भेजते हैं वो देखते ही बनता है। और जिस तरह की कविताएं, कहानियां या रचनात्मक चीजें बच्चों की इसमें छपती हैं, वो भी बिल्कुल बच्चों के ही स्तर की, बच्चों की ही सोच को उजागर करने वाली होती हैं। तो बहुत काफी मजेदार रहा है चकमक का सफर, और अभी भी कायम है। और एक दिन हम उम्मीद करते हैं 500वां अंक भी बहुत जल्दी इसी साल ही हाँ अ, वो तो पक्की बात है। अब बिल्कुल। 1000वें अंक की कल्पना करिए आप, कि 1000वां अंक कभी आएगा। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। हाँ, मैं चकमक में दो चीजें छोटी जोड़ दूं जो प्रीति ने कहा कि बच्चों का उत्साह है और वो सारा देखते बनता है। हम्म। मैंने लगभग 17 साल चकमक का संपादन किया। मुझे दो बहुत महत्वपूर्ण बात लगती है कि उसमें एक कॉलम है मेरा पन्ना, जो जी। बच्चों के लिए पहले अंक से रिजर्व है, कि उसमें हम्म। हम बच्चों की रचनाएं ही छापेंगे चकमक में। बाकी कई कॉलम चालू हुए बंद होते रहे, लेकिन वो अपनी जगह पर है। एक हम्म। तो वो चीज रही, मुझे आज की तारीख में नहीं मालूम, लेकिन शुरू से हमने ये
एक परिपाटी बनाई थी कि जिस भी बच्चे की रचना चकमक में छपेगी, हम उसको 6 महीने तक अ, मुफ्त में चकमक भेजेंगे। जी। और तो एक वो आकर्षण कई बार बच्चों का था कि हमारी रचना छपेगी, और साथ में ये भी होता था कि अगर मान लो उस 6 महीने के दौरान उस बच्चे की रचना फिर से छप जाए, तो उसका श्योर। जो सब्सक्रिप्शन है, एक तरह का मुफ्त सब्सक्रिप्शन, वो 6 महीने के लिए और बढ़ जाता था। तो लगातार वो उससे जुड़ा रहे। मैं ये दो चीजों का उल्लेख मैंने इसलिए किया कि कुछ चीजें होती हैं जो मतलब कैसे बच्चों को जोड़ा जाए या जोड़ के रखा जाए। तो हम्म। एक जी। तो उनको आप उनको स्थान दीजिए और उनको मान दीजिए। बिल्कुल। आज ये भी अब 6 महीने तो नहीं होता है, जिस बच्चे की छपती है उसके नाम से एक पत्रिका कॉपी उस आती है। महीने हाँ की हाँ। आती है जो हम उनको दे देते हैं। ठीक हाँ। है। जी। और मुझे लगता है कि वो प्रोत्साहन आज के समय के लिए भी बहुत है, क्योंकि कई हम्म। बार बच्चों के पास इस तरह की कोई भी अवसर होते ही नहीं है, पर ऐसा अवसर मिलते ही उनका उनकी जो रुचि है उसके साथ जुड़ जाती है। तो वो जो जुड़ाव है वो बहुत जरूरी है, जो लगातार बहुत सारी जगहों से कम और खत्म होता जा रहा है शायद। हम्म। और जिस तरह के स्कूलों में हम मैं काम कर रही हूँ या मैंने किया है, वहां पर हिंदी भाषा अब एक तरीके से मातृभाषा ना रहकर दूसरी तीसरी भाषा बनती जा रही है। तो वहां बच्चों के सवाल कि मैम यहाँ इसमें हम अंग्रेजी में भी कुछ लिख के दे सकते हैं, तो फिर उनको हम बोलते कि नहीं, हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। तो एक उत्साह है कि हिंदी में हमारा काम भी छप गया। तो हम्म। जैसे मेरे लिए शायद अंग्रेजी में होगा क्योंकि मैं हिंदी माध्यमिक से पढ़ी हूँ, तो हमारे स्कूल में इंग्लिश की मैगजीन का एक अलग क्रेज होता था, तो मेरी क्लासेस में मैंने हिंदी के लिए वो देखा है कि हाँ अच्छा हिंदी में छप गया, ओ तो बहुत बड़ी एक बात होती है। हम्म। पर अब जैसे आपने पत्रिकाओं की जिस तरह से बात की, तो संपादन अपने आप में एक अलग क्षेत्र है, और एक अलग, और बच्चों की पत्रिकाओं का संपादन जब हम करते हैं वो एक खास तरीके का होता है। तो एक तो मैं उस संपादन से जुड़े हुए हम लोग जानना चाहते हैं कि वो संपादन की क्या प्रक्रियाएं रहती हैं, क्या चुनाव के तरीके रहते हैं, जब आपने काम किया आप तब का भी बता सकते हैं, आप वर्तमान का भी, और साथ ही साथ किस तरह की चुनौतियां जो है वो संपादन करते समय आती हैं, अगर उसके बारे में अगर आप बताएं, क्योंकि शायद जो पाठक हैं वो इन सभी चीजों से अवगत नहीं है। तो हमेशा जो मेज के इस तरफ का हिस्सा है वो जानते हैं, पर मेज के उस तरफ जो हो रहा है उसकी जानकारी शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं शायद ये अवसर इस अवसर का फायदा उठाते हुए मैं जानना चाहूंगी कि वो चुनौतियां कैसी रही, वो चयन के तरीके तौर तरीके कैसे रहे, किन चीजों में बदलाव हुआ, बंद हुआ, कुछ नया आया, इस तरह की चीजें। और साथ ही जैसा प्रीति बता रही थी बच्चों में जिस तरह का आकर्षण रहा है, एक जो सबसे ज्यादा बच्चों में क्रेज रहा वो था हाजी नाजी, बिक्सू, और भी मतलब कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर वो फिल्म से जुड़े हुए किसी मजदूर या किसी व्यक्ति का साक्षात्कार, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चकमक में लगातार शायद नए दौर में आती रही। तो आपके समय में जब आप काम करते रहे और वर्तमान में किस तरह के बदलाव हुए और संपादन से जुड़ी हुई चुनौतियां, अगर आप उन पर प्रकाश डाल सकें। नहीं, इसमें क्योंकि जैसे सही बात है, मतलब जब चकमा जब शुरू हुई थी तो एक तो अ, ये वो दौर था जब राष्ट्रीय स्तर पर या मतलब ऐसी कोई पत्रिकाएं थी नहीं। मतलब नंदन, पराग लगभग जिस समय चकमक शुरू हो रही थी उस समय बंद हो रही थी वो। हम्म। पराग शायद उसके चकमक शुरू हुई उसके 1 या 2 साल बाद बंद हो गई थी। हम्म। नंदन निकल रही थी, लेकिन नंदन का जो पूरा ढांचा है वो हमारे हमारी सोच से कभी मेल नहीं खाता था। उसमें वो राजा रानी की कहानियां या हम्म। उस तरह की, या जो उस समय की और दूसरी लोकप्रिय पत्रिका थी चंदा मामा। ठीक तो ठीक। चंदा मामा तो प्योरली मतलब वो माइथोलॉजी और पूरा राक्षस और हम्म। ये सारी तमाम चीजें उनसे। अ, जब चकमक शुरू हो रही थी उस समय पे एक और जो पत्रिका थी वो शुरू हो रही थी, बालहंस, जो राजस्थान हम्म। पत्रिका की है। लेकिन या दिल्ली प्रेस की जो पत्रिका है चंपक, तो अभी भी हम्म। निकलती है। ये पत्रिकाएं, हम्म। या जो सरकारी पत्रिका जिसको कहते हैं, बाल भारती, जी। है ना, ये पत्रिकाएं थी। तो लेकिन चकमक जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से निकल रही थी, जहां से निकलना था, उसके पूरे पीछे पूरा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला एक मसला था कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। तो हम्म। और जो जैसे मैंने कहा, जिनका मैंने नाम लिया, रेक्स डी रोजोरियो, जो जी। साइंस टुडे और साइंस एज में उनका एक अपना वो था, और वो वहां से आए थे।
और शायद मैं ये कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी या गलत नहीं होगा कि कई बार हम बहुत उत्साही होते हैं कुछ चीजों को लेकर के, और उसमें कई बार हम थोड़ा अतिरेक ही चीजें, अतिरेक या अतिरंजना जिसको कहते हैं, उसमें हम बहुत आगे चले जाते हैं। शायद उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं कि हमको ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए। और बहुत हद तक उनके दिमाग में एक मॉडल था रशिया का। रशिया में उस समय सोवियत रूस अ, की जो पत्रिकाएं थी या जो लिटरेचर था जी। वो बहुत पॉपुलर था। और वहाँ पे भी एक पत्रिका निकलती थी मिशिका नाम से, जहाँ तक मुझे याद है, बच्चों के लिए। और उनका एक, बल्कि एक क्लब बच्चों के लिए उन्होंने बनाया हुआ था। तो उस तर्ज पे तो शुरू के जो अंक थे लगभग दो तीन मैं कहूँगा कि 86 86 87 तक के, लगभग दो तीन साल के जो अंक थे वो एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह थे, चकमक के। हम्म। हम्म। उदाहरण के लिए कि अगर हम अ, अंतरिक्ष में जो अलग अलग हमारे सौरमंडल में चीजें हैं, अगर हम उनके बारे में हम एक अंक बना रहे हैं, तो क्या क्या नहीं उसके बारे में दे सकते हैं, सब दे दो। हम्म। एक बॉक्स दे दो, एक यहाँ पे कविता दे दो, एक यहाँ पे कुछ और दे दो। मतलब बिल्कुल पूरा इंसाइक्लोपीडिया जिसको कहते हैं वो बन जाता था। तो हम्म। ये 2 साल के अनुभव से समझ में आया, धीरे धीरे फीडबैक आना शुरू हुआ कि भैया तुम क्या कर रहे हो। ये बच्चों के लिए आप तो मतलब ठीक है, आप कह रहे हो कि टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन आप एक और टेक्स्ट बुक ही बना रहे हो उनके लिए। हम्म। हाँ, हम्म। ये एक मतलब मैं वो बता रहा हूँ कि कहाँ सीखने का जब मसला था कि बच्चों के लिए आपको क्या किस तरह का देना है। तो हम्म। फिर आपको कुछ एक लिमिटेशन तय करना है कि आप, इससे बड़ा आर्टिकल नहीं होगा, हम्म। इससे ज्यादा बॉक्सेस नहीं होंगे इसके अंदर में। हाँ, या आप उसको थोड़ा और डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे, किस तरह से हम्म। करेंगे आप उसको। तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे और फिर एक समय ऐसा भी था कि वो रेक्स जो हैं वो लगभग 2 साल के करीब रहे, फिर वो चले गए। हम्म। तो वो थोड़ा सा मतलब फिर हमारे अ, हाथ में आया। मतलब मैं कहूँगा मैं था और हमारे जो सीनियर एडिटर थे विनोद रैना। हम्म। मतलब हम्म। तो पर मैं एक तरह से उन दिनों में मेरी भूमिका कार्यकारी संपादक की थी। वो हम्म। एक ओवरऑल चीजें देखते थे, वो जो कवर स्टोरी है वो देख रहे होते थे, बाकी चीजें फिर मैं और हमारे कुछ और साथी थे वो लोग कर रहे होते थे। इसमें जो बच्चों, अच्छा, जो मूल मूल चुनौती थी वो ये थी कि बच्चों बच्चों के लिए वो पठनीय कैसे हो, क्या हम्म। चीज उनको जोड़ के रखे। तो जो मेरा पन्ना वाला जो आइडिया था, एक तो उनकी चीजें उसमें छपेंगी, तो हम्म। उसको वो खुद उठाएंगे अपने हाथ में। हम्म। लेकिन उसमें जो हमने एक गाइडलाइन बनाई और जो मुझे लगता है आज भी वो फॉलो हो रही है, कि बच्चे जो लिखकर भेजेंगे उसमें हार्डली 5%, हार्डली मतलब अधिक से अधिक 5% की एडिटिंग होगी। हम्म। उसमें कोई वर्तनी का सुधार नहीं होगा, हम्म। जब हम्म। तक कि अगर उस अर्थ का अनर्थ ना हो रहा हो, हम्म। हम्म। या हाँ। उसमें कोई और शब्द नहीं बदले जाएंगे। हम्म। मतलब बच्चे जो लिख रहे हैं खुद से, उनकी वही की वही अभिव्यक्ति वैसे के वैसे ही उसमें छपे, जिसका 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 दो तरह से असर होता है कि एक तो उस बच्चे को खुद को लगता है कि उसने जो लिखा वो वैसा का वैसा छपा। हम्म। दूसरा, जो उसके साथ में जो दूसरा कोई बच्चा है या बच्ची है हम्म। जो वैसा ही सोचती है, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हो रही है या वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब वो देखता है या देखती है कि अच्छा, तो मेरे को भी ऐसा ये तो मेरे साथ भी हुआ था, इसमें लिखा है, इसका छप गया, मेरा भी छप सकता है। तो हम्म। उसको एक इनकरेजमेंट अपने आप में मिलता है, न केवल इसलिए कि वो छपेगा, बल्कि इस स्तर पे कि जिस भाषा में वो सोच रही है, जो शब्दावली उसके पास है, उस शब्दावली का इस्तेमाल करके वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं वो बच्चे। हम्म। हम्म। तो वो हमने अ, उसको हमने मतलब छेड़छाड़ उसमें नहीं की। हम्म। वो एक हमारे पास एक खाद और उसको बनाए रखा, और जिसपे सबकी एक सहमति थी। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने उस पर एक फॉर्मेट भी तय किया कि अच्छा, हर अंक में 40 पेज की मैगजीन होती थी, तो 40 पेज में क्या क्या होगा। हम्म। 2 पेज माथापच्ची के होंगे, एक छोटी कोई कहानी होना चाहिए। हमने तय किया कि हम अ, 3 कविताएं लेंगे, जिसमें 2 कविताएं एक एक पेज की होंगी, एक कविता थोड़ी बड़ी होगी जो सेंटर पेज में जाएगी। इलस्ट्रेशनों पे बहुत ज्यादा जोर था, और इलस्ट्रेशन फिलर के तौर पे नहीं होते थे, बल्कि इलस्ट्रेशन इस तरह से बनवाए जाते थे या बनाए जाते थे जो उसको सप्लीमेंट करते हो टेक्स्ट को। टेक्स्ट में जो कहा गया है उसी को ही नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो, बल्कि वो उससे थोड़ा अलग जा करके
जो टेक्स्ट में नहीं आया उसको वो सप्लीमेंट कर रहे हों। और एक तरह के मोनोटोनस से बचने के लिए अलग अलग तरह की विधा के आर्टिस्ट, जिसमें अब जो आज बहुत नामी गिरामी मतलब जिनको आर्टिस्ट हो गए हैं, जैसे जो चकमक का पहला अंक था वो श्याम, अ, जनगण सिंह श्याम, हम्म। जो इंटरनेशनल रूप में बहुत ख्यात अब आदिवासी पेंटर के तौर पे जिनको जाना जाता है, या कलाकार के, तो उन्होंने वो पहला कवर बनाया था। और वो कवर आलू मिर्ची चाय जी, जो मेरी कविता थी पहले अंक में छपी थी, उस पे ही उसके उसके उसको उसका ही था, वो उसके बेस था। तो जो अलग अलग विधा के अलग अलग तरह के आर्टिस्ट हैं, उनके उनको भी चकमक में हमने शामिल किया। आमतौर पे मैगजीन में ये होता है कि कोई उनके इन हाउस आर्टिस्ट होते हैं, वो सारी चीजों के सारे पिक्चर बना देते हैं। लेकिन इसमें तो जिस तरह से अलग अलग तरह की चीजें उसमें हैं, वैसे ही अलग अलग तरह की इलस्ट्रेशन। तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज होता था कि आपको बनवाना है। और फिर कई बार ऐसे लोगों से पाला, मतलब ये जो चैलेंज की बात हुई, तो ये जिस तरह से लेखकों के साथ होता है, कई बार लेखक कहते हैं हमने तो भैया लिख दिया जो हमको लिखना था, अब आपको जो करना है आप कर लो इसका, है ना। उसी तरह से आर्टिस्ट भी कि सर आप बताओ क्या चाहिए आपको, हम्म। हम वो बना देंगे ना, आप जैसा कहोगे वैसा बना देंगे। तो दोनों से हमारा आग्रह ये होता था कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर आप क्या सोच रहे हो, आप क्या विजुलाइज कर रहे हो, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें। अगर हम ही आपको बता रहे होंगे तो फिर तो आप तो केवल मतलब हम जो कह रहे हैं वो नकल कर रहे हैं उसकी, तो वो हमको नहीं चाहिए। हम्म। और जो जो चयन या सामग्री के चयन की बात है, तो हम्म। साइंटिफिक चीजें या वो तथ्यात्मक रूप से जो चीजें देनी है, आपको कवरेज स्टोरी दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, वो तो आप बनाते थे। लेकिन हम्म। आपको कहानी चाहिए या कविता चाहिए जो इससे थोड़ा अलग है, जो फिक्शन वाला हिस्सा है, हम्म। उसमें हमेशा मारा मारी होती थी। और ये वो जमाना था जब इंटरनेट नहीं था। हम्म। हम्म। आपने कोई कहानी भेजी, उस पे मेरा कोई फीडबैक है, मैं वो फीडबैक, पहले तो वो कहानी आप मुझे भेजेंगे, फिर मैं फीडबैक लिख के आपको भेजूंगा। फिर आप उस फीडबैक के अनुसार अगर उस पर काम करेंगे, अगर आपका मन हुआ, फिर वो आप काम करके हमको भेजेंगे। फिर वो हमको पसंद आया तो हम उसको आगे करेंगे। जैसे आज का होता है ना कि आपने कोई मुझे भेजा और मैं हम्म। उसको एडिट करके तुरंत कि निशु ये लो, आप देखो आपको ठीक लग रहा है तो हम इसको आगे छापेंगे, तो आप मुझे कल भेज देंगे वापस। उस हम्म। समय इसमें महीनों लगते थे, या 15 दिन 20 दिन लगता था। और उस समय भी ये था कि जो, क्योंकि ये जो संपादन वाला मामला है, ये थोड़ा टेढ़ा मामला है। हम्म। ज्यादातर संपादक ये चाहते हैं कि कोई उनसे नाराज ना हो, हम्म। सब उनके दोस्त बने रहें, सब सौजन्यता में चीजें हों। लेकिन मेरा अपना जो अनुभव रहा है, या जो मेरा मानना है कि संपादन सौजन्यता से नहीं चलता है, हम नहीं हो सकता है वो। हम्म। आपको कहना ही पड़ेगा कि हमको ये नहीं चाहिए, या हमारी पत्रिका की ये नीति नहीं है, या हमारे हम जिन चीजों को, जिन वैल्यूज को आगे ले जाना चाहते हैं, ये उसके काम का नहीं है। हम्म। हम्म। जैसे एक चकमक का ही अगर मैं किस्सा सुनाऊं, कि एक बहुत नामी गिरामी कवि हुए हैं, उनका नाम है मतलब जो उनका उपनाम है राष्ट्रबंधु। हम्म। कानपुर के हैं वो, और बच्चों के लिए उन्हें कृष्णचंद्र तिवारी राष्ट्रबंधु, हम्म। जो खुद बाल साहित्य समीक्षा नाम से एक पत्रिका निकालते थे। हम्म। और तमाम जगह, मतलब चाहे वो पराग रही हो, नंदन रही हो, बाल भारती रही हो, या और दूसरी पत्रिकाएं रही हो, उनकी रचनाएं धड़ल्ले से छपती, उन कविताएं छपती थी उनकी। वो जितनी रचनाएं भेजते थे वो सारी वापस चली जाती थी। साहित्य का पूरा जिम्मा मेरे पास ही था, सारी वापस चली जाती थी उनकी। हम्म। वो एक बार भोपाल आए और फिर वो मुझसे मिलने आए, हम्म। और उनके पास दो डायरियां थी। दोनों डायरियां लाके उन्होंने मेरी टेबल पे रखी, इस तरह से लाके टेबल पे रखी, राजेश ये दो डायरी हैं, इनमें से तुम अपने लिए कविताएं चुन लो। मैंने कहा ठीक है। वो अपने भाई के यहाँ आए थे, हम्म। उसमें से मैंने दो कविताएं, अंततः दो कविताएं चुनी उसमें से। उनमें से उसकी उनकी एक कविता जो है वो चकमा के 100वें अंक में छपी। तो इस तरह के, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। डॉक्टर श्री प्रसाद, जिनका बड़ा नाम है, हम्म। वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, राष्ट्रबंधु जी भी नहीं है। जी। लेकिन राष्ट्रबंधु श्री प्रसाद जी कहते थे कि राजेश जी,
अगर आप मैं आपको 10 कविताएं भेजूंगा और 10 में से अगर मेरी एक भी चकमक में छपेगी, वो मेरे लिए और जो 10 जगह छप रही हैं उनके बराबर। हम्म। क्योंकि आप जिस तरह से चीजें देखते हैं, आपका जो दृष्टिकोण है, चकमक का जो दृष्टिकोण है, वो बिल्कुल अलहदा है और वो हम्म। जरूरी है। हम्म। बोले ये काम आज कोई नहीं कर रहा है। मैं मतलब अपने कान पकड़ के ये कह रहा हूँ कि वो कहते थे कि ये काम एक जमाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। हम्म। महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत नामी गिरामी साहित्यकार हुए हैं, और वो इलाहाबाद से इंडियन प्रेस की एक पत्रिका निकलती थी, बाल सखा, जो लगभग 40 साल निकली है वो भी, और हम्म। बहुत अच्छी पत्रिका थी बच्चों के लिए। हम्म। उसके संपादक रहे हैं मेरी हम्म। जानकारी में। तो हम्म। उन्होंने कहा कि ये काम वो करते थे, तो ये आप कर रहे हैं या चकमक में हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे ऐसे वो तमाम उदाहरण हैं जिनसे ये पता चलता है। एक और छोटा सा मैं उदाहरण दे देता हूँ। एक विष्णु विष्णुकांत शास्त्री थे बिहार के। हम्म। उनकी उम्र थी 80 साल, हम्म। और वो एक अनुवाद कार्यशाला में भाग लेने भारत भवन भोपाल आए थे। हम्म। और वो पूरी की पूरी, जो जितने लोग आए थे, अलग अलग प्रदेशों से लोग आए थे, वो सारे के सारे लोग चकमक मतलब एकलव्य के विजिट करने आए, और वहाँ उन्होंने चकमक देखी। उन्होंने कहा, विष्णुकांत शास्त्री ने कहा कि हाँ, मैं उन्होंने बच्चों के लिए बिहार में मोतिहारी, जहाँ तक मुझे याद है, मोतिहारी में बच्चों के लिए एक पुस्तकालय उन्होंने बनाया था खुद ने। हम्म। तो उन्होंने कहा मैं चकमक में छपना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ, आप रचना भेजिए। उन्होंने मुझे जाके एक पहली रचना भेजी, वो मैंने वापस कर दी। हम्म। दूसरी उन्होंने भेजी, मैंने वो भी वापस कर दी। आपकी आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही है। नहीं। हेलो, अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ हाँ। रही तो 2 बार मैंने वापस भेजी, तीसरी बार उनका उनका अंतर्देशीय आया कि उत्साही जी, मैं देखता हूँ कि आप मुझ उत्साही की रचना कब तक नहीं छापते हैं। है। मैं भेजता ही रहूंगा आपको जब तक आप आपके लायक नहीं बन जाएगी। तो हम्म। मैं मतलब मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ, एक 80 साल का व्यक्ति, हम्म। हाँ, जिसने पूरी जिंदगी एक साहित्य में लगा दी, हम्म। वो कह रहा है कि मैं जब तक चकमक के लिए उपयुक्त रचना नहीं लिख लूंगा तब तक मैं आपको भेजना छोड़ूंगा नहीं। हम्म। तो हमारे जो मानदंड थे वो इतने कठोर भी थे, या इतने वैल्यूबल थे कि उनको लोग इस तरह से भी एक हाँ। मान सम्मान देते थे। हम्म। तो ये तो रही चुनाव की बात, लेकिन जिस दौरान आप चकमक में बच्चों की मेरा पन्ना के विषय में बात कर रहे थे, वहां पर मेरे ध्यान में आया, क्योंकि मैं एक शिक्षक भी रही हूँ, फिर शिक्षक प्रशिक्षण में भी मेरा काम रहा है, प्रीति का भी रहा है। तो अक्सर ऐसा होता है कि अभिभावक और शिक्षक, और जो लोग अभिभावक और शिक्षक नहीं भी हैं, वो लोग भी हमेशा ये कहते हैं कि कैसे आप एक ऐसे पोर्टल पर जो कि सबके द्वारा पढ़े जाने वाला है, वहां वर्तनी और वाक्य संरचनाओं का संपादन नहीं कर रहे हैं। तो हालांकि हम भी इससे पूरी तरह इस्तकबाल रखते हैं, हम इसके साथ पूरी तरह से अपना वो रखते हैं कि बच्चों बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है कि कुछ छपे या वो लिखें। वर्तनी और बाकी सभी चीजें तो बाद की बात है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही संजीदा मुद्दा है कि कैसे गलतियों के साथ उन चीजों को छापा जा रहा है। तो क्या इस तरह का चैलेंज या इस तरह का कोई चुनौती आप लोगों के सामने आई? और अगर आई तो फिर आपने कैसे उसके साथ वो किया, और नहीं आई तो आपका इस पर क्या टेक है, मतलब आप इस पर क्या सोचते हैं? नहीं, ये असल में ये वाली जो बात है ना, ये मतलब हमको आइसोलेशन में नहीं देखनी चाहिए। ये जैसे मैं लगातार वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, ठीक जी। है, कि चकमक में मान लो जो रचनाएं छप रही हैं, तो हम फूल पत्ती तितली, नदी पहाड़, सूरज चांद, है ना, चंदा मामा, और देशभक्ति, और मतलब मेरा तिरंगा महान, ये तमाम जो चीजें हैं, ये सारी चीजों को हम अपनी मतलब बच्चों की बात में नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बड़ों की रचनाओं में भी हम ला ही नहीं रहे हैं। एक वैल्यू का ही पूरा मसला है। जी। तो सबसे पहली चीज जो है, मैं अपने घर का ही अगर उदाहरण लूं, अगर मैं बात करूं, मेरे घर में मेरी पोती है, वान्या। वो 4.5 साल की है आज की तारीख में। जी। उसको लिखना या पढ़ना नहीं आता है अभी, हम्म। ठीक है, लेकिन वो जो आर्टिकुलेशन करती है, वो हम्म। आर्टिकुलेशन कर रही है वो, उसमें आप एक गलतियां नहीं निकाल सकते हैं आप, जी। ठीक है।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो बच्चे का आर्टिकुलेशन है, ये 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 ठीक वैसा ही मसला है, लगभग वैसा ही मसला है कि जो बच्चा अंग्रेजी माध्यम का नहीं है, उससे आप अंग्रेजी में सवाल पूछेंगे और उससे अपेक्षा करेंगे कि वो मुझे अंग्रेजी में उत्तर दे। हम्म। उत्तर उसको मालूम है उस हम्म। सवाल का, हम्म। लेकिन अगर वो अंग्रेजी में उत्तर नहीं दे पा रहा है तो आप उसको फेल कर देंगे। हम्म। मैं अंग्रेजी के साथ में ही मैं वो शुद्ध हिंदी को रख दूं, अगर इसको संस्कृत में हिंदी आप कहते हैं या शुद्ध हिंदी कहते हैं, हम्म। जिसमें हर चीज, कॉमा, फुल स्टॉप, वर्तनी, सारी चीजें, अनुस्वार, वो सब अपनी अपनी जगह पे होना चाहिए। जी। अगर बच्चा वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो आप उसको फेल मान लेंगे। हम्म। हम्म। लेकिन हम्म। वो जो आर्टिकुलेशन कर रहा है, वो जो अभिव्यक्त कर रहा है, वो तो परफेक्ट है अपनी जगह पर। बिल्कुल। आप उससे रास्ता पूछेंगे, वो आपको रास्ता समझा देगा कि आपको कैसे जाना है। हम्म। या आप उससे पूछेंगे कल तुम्हारे घर में दिन में क्या हुआ था, वो आप बताओ मुझे, या तुमने कल रास्ते में क्या, या कल स्कूल में फला चीज हो गई थी उसके बारे में बताओ, वो आपको पूरा आर्टिकुलेट करके बता देगा। तो तो जिस उम्र में हम, क्योंकि ये जो चीजें हैं, वर्तनी वाली जो चीजें हैं, वो एक उम्र के बाद खुद ब खुद बच्चे सीखने लगते हैं। हम ना, मतलब बिल्कुल। हम अपना भी उदाहरण अगर देखें, हम खुद जी। ही उसको, और वो केवल खुद से लिखने के सीखने की बात नहीं है, वो पढ़ के सीखने की भी बात होती है। जी। जब हम्म। आप कहीं लिखा हुआ पढ़ते हैं तो आप, अगर वहां पढ़ लिखा हुआ है, उसमें नीचे बिंदी नहीं लगी है, तो आप देख रहे होते हैं कि अरे यार, ये तो बिंदी लगाई हुई है इसने, मैं तो बिंदी नहीं लगाता हूँ, या हम्म। मैंने तो बिंदी लगाई हुई है, इसने बिंदी नहीं लगाई हुई है। हम्म। कोई तो हम्म। कहीं पे एक गड़बड़ है। तो हम्म। मेरा उसमें सीधा एक सिंपल ये कहना है हम्म। कि हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो एक समय पे जरूरी है। हम्म। हम्म। लेकिन उसके पहले जरूरी है कि वो हम्म। अभिव्यक्ति की क्षमता उसके अंदर विकसित हो। हम्म। हम्म। अगर उसको शुद्ध हिंदी आती भी है, लेकिन वो अभिव्यक्ति अगर उसकी बनावटी है, हम्म। हो सकता है कि उसको अच्छी हिंदी आ जाए, और वो जो कहना चाहता है उस कहने के चक्कर में वो वहां पे सारा का सारा उसका, उसके भाव ही चले जाए, गुड़ गोबर हो जाए वो सारा। तो फिर हाँ, क्या? मतलब मतलब इसको, उदाहरण को यहाँ नहीं जोड़ना चाहिए, छोड़ दो उसको। मतलब आजकल के जो बयानवीर बयान दे रहे हैं, जिस हम्म। तरह की हम्म। भाषा वो बोल रहे हैं, जो जी। कहना चाहते हैं, वो तो आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति इतनी खराब है कि उसके अलग ही अर्थ हो गए हैं, बिल्कुल अलग ही बिल्कुल। अर्थ जी। हुए जा रहे हैं उनके। तो हम नहीं चाहते हैं कि बच्चों में वो क्षमता विकसित हो, बच्चों में, हम्म। क्योंकि हम्म। ये चीज सीखने वाली है, लेकिन अभिव्यक्ति जो है वो बच्चे की अपनी होगी, वो मौलिक होगी उसकी। बिल्कुल। तो पहले पहली वो चीज है। तो जहां हम्म। तक, क्योंकि एकलव्य का अपना दायरा ही ऐसा था पूरा कि यार ये लोग थोड़ा लीग से अलग काम करने वाले लोग हैं। हम्म। तो हम्म। शायद उस तरह के लोग हमारे पास कम ही आते थे, जो आकर के ये शिकायत करें कि आप तो बच्चों की ये फला चीजें क्यों छाप रहे हैं, या ज्यादा समस्या और दूसरी चीजों को लेके थी। हम्म। वो चीज ऐसी थी, उदाहरण के लिए, कि किसी बच्चे ने अपना एक अनुभव लिख के भेज दिया कि मेरे मास्टर ने मेरी बहुत पिटाई करी, हाँ, मेरे टीचर ने मेरी बहुत पिटाई की। अब उसके नाम से वो छप गया है, हम्म। उसके गांव में वो पहुंच गया है। हम्म। वो बच्चा किसका है, किस क्लास में पढ़ता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, और कौन से मास्टर साहब होंगे, वो सारा जग बढ़ जाहिर गया। हो रहा है। हाँ। तो समस्या वहां, या किसी बच्चे ने ये लिख के भेज दिया कि मेरे पिताजी मेरी बहुत पिटाई लगाते हैं, और हम्म। हमने वो छाप दिया। हम्म। हाँ? तो हमको लगा कि वो एक जरूरी चीज है शायद। हम्म। हाँ, मतलब हम ये भी कहानी में हम थोड़ा लीवे ये रह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बच्चे की अपनी आप बीती हो, मतलब ये लीवे भी हम ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल। लेकिन वो है एक, मतलब इसमें मुझे जो याद है कि यूनिसेफ ने एक अंक हम लोगों ने अ, बच्चों के बाल अधिकार पे निकाला था। हम्म। और उसमें बच्चों के बाल अधिकार तो दिए ही थे। हम्म। यूनिसेफ ने तो हमने उसमें एक प्रयोग किया था। और प्रयोग, मतलब वो मैंने ही तैयार किया, बल्कि प्रयोग ये किया था कि जो बच्चों के अलग अलग अधिकार हैं, मान लीजिए कि स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ, भोजन का अधिकार, या पढ़ने का अधिकार, जो अलग अलग 14 हैं, वो उसका पूरा चार्टर है वो। हम्म। हम्म। हमने मेरा पन्ना से वो कहानियां निकाली हम्म। जो उनके उन अधिकारों का वायलेशन करती थी, मतलब जिनमें उन उन अधिकारों का वायलेशन था। कि हनन कहीं की। पर है कि मुझे 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 अपना जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। हम्म। एक देवास का बच्चा था, देवास के एक गांव का बच्चा था। उसने लिखा कि मैं तो अपने सिर में मैं बीच से मांग निकालता था। हम्म। लड़का था वो, बीच से मांग निकालता था। उसके हम्म। पिताजी ने कहा कि ये तो लड़कियां निकालती हैं ऐसी मांग, तो लड़के नहीं निकालते हैं।
तो उसने कहा नहीं, मुझे तो 20 से ही मांग निकालना है। हम्म। हाँ। तो उसके पिताजी ने उसकी पिटाई लगाई। उस कहा कि नहीं, तुम साइड से निकालो। वो नहीं माना। तो पिताजी उसको ले गए हजामत नाई के यहाँ पे, और उसको घुटमुंडा करा दिया। ओह। ठीक है। तो उसने ये उसने नरेशन हमको लिख के भेजा कि हम्म। मेरे पिताजी ने ऐसा ऐसा कर दिया। तो हम्म। ये सीधा सीधा कि बच्चे का जो अपना जीने का अधिकार है, या हम्म। उसकी जो चॉइस का अधिकार है, उसका हम्म। वायलेशन है ये। हम्म। ठीक है। तो हमने वो ऐसी ही रचनाएं उसमें से छांटी, और ऊपर उसका पहले ऊपर दिया कि ये बाल अधिकार मतलब ये अधिकार है, और कहानी ये है। बाल अधिकार है और रियलिटी ये है। कहाँ बाल अधिकार ये फना अधिकार है और रियलिटी ये है। हम्म। रियलिटी ये है क्या, जैसे कि अगर बच्चों को पीटा नहीं जाएगा, स्कूल में पनिशमेंट नहीं, कारपोरल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। हम्म। लेकिन ऐसी कहानियां निकली जिनमें बच्चे ये शिकायत कर रहे हैं कि हमको फला चीज के लिए टीचर ने पीटा, हम्म। या हमारे घर वालों ने पीटा। वो हम्म। कहानियां। तो यूनिसेफ ने जब वो अंक देखा, तो उन्होंने उसका हमसे कहा कि इसके हमको 5,000, इस हिस्से के 5,000 रिप्रिंट चाहिए। और हम्म। वो रिप्रिंट लेके फिर वो पूरे स्कूलों में अलग अलग जगह बंटवाए गए थे। तो हम्म। तो चैलेंज यहाँ आता था, यहाँ विभाग आ कहते थे आप बच्चों को, आप तो बागी बना रहे हैं, आप तो बच्चों को, क्योंकि आप उनको एनकरेज कर रहे हैं इस तरह से, तो हैं हम्म। आप उनको सपोर्ट दे रहे हैं आप उनको। हम्म। तो हमको लगता था कि भाई ये भी एक वैल्यू सिस्टम है ना। हम्म। ये उनके खिलाफ जो हो रहा है, एक अन्याय हो रहा है, समाज हम्म। में जो अन्याय हो रहा है वो उसके लोग देख रहे हैं, तो ये वैल्यू सिस्टम हम उनमें एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनमें ये बीज डालना चाहते हैं अपनी तरफ से कि ये गलत नहीं है जो आप कह रहे हो। हम्म। हम्म। तो शायद ध्यान देने की आपको जरूरत है, उनको नहीं, आप उनके अकॉर्डिंग अपने आप को। बदलिए। हम्म। और मुझे लगता है कि आज भी उस अंक की आवश्यकता तो उतनी ही है जितनी उस समय थी। वो हाँ, पांच बिल्कुल। हजार प्रिंट हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी स्थिति बदली नहीं है, वैसी की वैसी ही है। कहीं कहीं पर वो चीजें नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पिटाई नहीं है बहुत, और ख्याल रखा जा रहा है उनके चयन का, लेकिन सभी जगह की ये हालत नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल। दरअसल उन चीजों में संतुलन की जरूरत है। मैं ये हम्म। नहीं कहूंगा कि दोनों में कोई नहीं हो सकती है, मतलब हिंसा तो कतई नहीं होनी चाहिए। हम्म। हम्म। बच्चों से हिंसा तो कतई नहीं हो, मतलब मैं इस उदाहरण से भी कह रहा हूँ, मैं अगेन अगर मैं वान्या का उदाहरण लूँ, हम्म। कि हम हिंसा के तो बिल्कुल खिलाफ हैं। हम्म। लेकिन कई दफे आपको डांटना या डपटना पड़ता है, हम्म। आपको थोड़ी ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है। हम्म। लेकिन वो संतुलन होना चाहिए। हम्म। वो एक तरफा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल हट, मतलब आप बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि आप भयभीत, आक्रांत करके रखो, हम्म। कि अगली बार बच्चा आपके पास आए ही नहीं, हम्म। या हम्म। उस तरह की चीजें ही ना करे वो। हम्म। हाँ। हम्म। तो तो वो तो दोनों मुझे। में हम्म। संतुलन एक चाहिए। और हम्म। उससे ज्यादा जरूरी है कि उनका उसका महत्व क्या है। जो हाँ। बच्चा कह रहा है, जो हम्म। बच्चा डिमांड कर रहा है, या जो वो चीज कहना चाहता है, उसका मतलब क्या है। हम्म। हम्म। वो उसको उसकी उस स्पेस का क्या महत्व है। हम्म। जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक आप संतुलन भी नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल। तब तक आपको कोई भी चीज ऐसी लगेगी कि नहीं, ये हम्म। तो इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। हम्म। तो जैसे अभी आपने बच्चों का जिक्र किया, वान्या का जिक्र करते हुए आपने चकमक में बच्चों के काम को छापा, मतलब उसका संपादन किया। इसी के साथ आपने बहुत सारे बच्चों के साथ कार्यशालाएं भी की हैं अपने अनुभव में। तो उन कार्यशालाओं से जुड़कर आपने क्या सीखा, और अगर आप बता पाए कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, उस पर थोड़ा अगर आप अपना अनुभव हमें बता पाए। नहीं, एक तो मैंने बच्चों के साथ कार्यशालाएं नहीं, बच्चों के लिए बच्चों कार्यशाला के की। साहित्य के लिए हाँ। शिक्षकों या लेखकों के साथ कार्यशालाएं की, बच्चों हम्म। के साथ सीधे उस तरह का कोई इंटरेक्शन हम्म। नहीं अच्छा। रहा हो। हम्म। हाँ, तो लेकिन शिक्षकों के साथ या हाँ, प्रशिक्षकों के साथ जो आपने काम हाँ, किए, या जो तो कार्यशाला, हाँ जी। वहां पर बच्चों के लिए क्या क्या आपने उन लोगों को बताया या उन लोगों को सिखाया, वो शायद पूछना चाह रहे हैं। हाँ, उसमें तो शायद जो मैंने बातें पहले कही हैं वो लगभग वैसी ही उस तरह की हैं, क्योंकि देखिए अंततः इन कार्यशालाओं में लोग तो कार्यशाला का उद्देश्य शायद ये भी था कि उसी चीज को तोड़ना, कि जो वो घर में हम्म। बैठ के फूल पत्ती और पहाड़ नदी सारा उन पे केंद्रित रचनाएं लिख रहे हैं, उससे कैसे बाहर निकले वो, उसको तोड़ना या उससे थोड़ा डाइवर्ट करने। इन हम्म। कार्यशालाओं का उद्देश्य वो था कि हम्म। भैया ये हम्म। सब चीजें, ये जो अ, चीजें पुरानी हो गई हैं, या ये एक तरह का
अब इनका कोई आउट ऑफ डेट जिसको कहते हैं, अब वो हो गई हैं। अब आपको थोड़ा नए सोच के साथ में आपको आगे हम्म। आना चाहिए। तो हम्म। उन कार्यशाला, असल में मैं अगर उन कार्यशालाओं का थोड़ा सा ये बताऊं कि उसमें कैसे काम किया, तो उससे शायद ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, और वो क्या हम्म किया आपने, मतलब हाँ क्या हाँ सिखाया या किस हाँ तरह की होती थी वो हाँ हाँ, कार्यशालाएं मैं कह रहा शायद। हूँ सिखाया तो नहीं, मैं कह रहा हूँ ये हम्म। एक्सपोजर की तरह है। जैसे कि नालंदा के साथ हमने, मेरा ख्याल है हमने 3 कार्यशालाएं की लखनऊ में, जिसमें, हम्म। हाँ, जिसमें नेशनल बुक ट्रस्ट भी शामिल था, यूनिसेफ और नेशनल बुक ट्रस्ट हम्म। जो है, ये ये 2 संस्थाएं नालंदा के साथ में शामिल थी। नेशनल बुक ट्रस्ट के जो पंकज चतुर्वेदी हैं वो भी इसमें साथ में थे, और हम साथ में। तो हमारा तरीका ये था कि जैसे पहली 2 कार्यशालाएं हुई थी वो लेखकों के साथ हुई। हम्म। हाँ, उनमें से कुछ शिक्षक भी थे, लेकिन वो आए थे बतौर हैसियत लेखक के। हम्म। तो उनसे कहा गया, उनके साथ एक अनौपचारिक, जैसे आप, हम और आप बात कर रहे हैं, पहले एक दिन इस तरह की बातचीत हुई उनसे, और फिर उनसे कहा गया कि आप अगले दिन कुछ लिख के लाइए, या हम्म। अगर पहले से कुछ आपने लिख रखा, 3 दिन की वर्कशॉप थी जैसे वो, या हम्म। आपने पहले से कुछ लिख रखा है, तो उसको इस कसौटी पे जो हमने बातें कही, इस हम्म। पे आप कसिए, और फिर आप अगले दिन हमारे सामने प्रस्तुत करिए। जी जी। हाँ, तो जब उन्होंने अगले दिन प्रस्तुत किया, तो उसका हमने एक पीयर रिव्यू करवाया। हम्म हमने केवल ये नहीं कि हम 3-4 लोग बतौर एक्सपर्ट बैठ के हम उनको कुछ बता रहे हैं या कर रहे हैं, वो नहीं किया हमने। पहले उसका हमने एक सामूहिक पाठ, हर एक से कहा कि आप अपनी रचना का एक सामूहिक पाठ करिए, और हर एक व्यक्ति को कहा कि भाई आप अपने पॉइंट्स नोट कर लीजिए, इसमें आपको कहाँ पे क्या कोई कमी दिख रही है, झोल दिख रहा है, कोई अतिशयोक्ति दिख रही है, या आप चाहते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। और वो सारे लोगों ने नोट किया। तो मेरा ख्याल है, जो मुझे रफली याद पड़ता है कि शायद पहली वर्कशॉप में हम 15 या 20 लोग शायद रहे होंगे इस तरह से। तो वो एक प्रोसेस हुई, और वो फिर सबने अपने अपने पॉइंट्स हर एक की रचना के बारे में रखे वहां पर, कि देखिए आप ये है। और फिर हमने उनको अपनी तरफ से, जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी अपनी बात, कुछ बातें तो उसमें पीयर रिव्यू में अपने आप ऑटोमेटिकली जनरल चीजें थी वो आ गई। उसके अलावा उनसे कहा गया अब आपको इन बातों का और ध्यान रखना है। और फिर उनको ये छूट दी गई कि आप जो है, अब आप चाहें तो जिसके साथ आपको और ज्यादा बातचीत करनी है इसके बारे में समझने के लिए, आप मतलब व्यक्तिगत तौर से आप उनके साथ में अपनी गप कर लीजिए, गपोड़िए की तरह। ठीक है। और फिर अगले दिन उनसे कहा गया, फिर अगले दिन उसका एक रिवाइज वर्जन आप पेश करिए। तो ये हुआ कि कई लोगों ने तो पहले दौर में कि भाई उन्होंने जो लिखा था उसको छोड़ ही दिया, कि नहीं ये तो काम का ही नहीं है हमारा, ये तो हम्म। बिल्कुल ही बेकार है, हम कुछ हम्म। और लिखते हैं, कुछ और करते हैं। हम्म। और फिर वो तीसरे दिन फिर प्रस्तुत हुआ। हम्म। तीसरे दिन जब प्रस्तुत हुआ, तो फिर वो एक्सपर्ट ने कहा कि ठीक है, क्योंकि इसमें उद्देश्य ये नहीं था कि वहां पे तैयार ही हो जाए। हम्म। उद्देश्य ये था कि ये प्रोसेस को हम थोड़ा इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे इसमें काम करने की जरूरत है इसमें, हम्म। हम्म। इसको, उसमें एक जो हिस्सा जो हम करना चाहते थे, जो बहुत संभव नहीं था, कि जो लिखा है उन्होंने वो बच्चों के बीच में भी बांटा जाए, कि अच्छा आप पढ़ के बताइए कि ये कैसा लग रहा है। हम्म। हम्म तो हम्म। वो नहीं हुआ। एक वर्कशॉप हमने ऐसी की थी, एक वर्कशॉप की थी जिसमें इलस्ट्रेटर को भी बुलाया था साथ में, हम्म कि अब कहानी इन्होंने लिख ली है या कहानी इन्होंने बना ली है, इसके ऊपर आपको इलस्ट्रेशन करना है। तो हम्म। इलस्ट्रेटर और कहानीकार दोनों हम्म। दोनों को साथ में बैठा दिया कि भैया आप डिस्कस करो, हम्म। आप क्या चाहते हो। और इलस्ट्रेटर के जो सुझाव है वो क्या, क्योंकि इलस्ट्रेटर को ये कहा कि आपको केवल पेंटर की तरह आपको काम नहीं करना है, कि वो बताएंगे कि चिड़िया बनाओ, आप चिड़िया बनाए। हम्म। आपको उनसे बहस करनी है, उनसे सवाल जवाब करने हैं कि ये क्यों चाहते हो, और हम्म। समझ के आपको वो उस पे बात करनी है। तो एक वो एक्सपोजर, और उसमें ये समझ देने की कोशिश एक लेखक को, कि जब कोई आपकी रचना का इलस्ट्रेशन करता है, तो अगर अच्छा इलस्ट्रेटर होगा तो वो क्या सोच रहा होता है, हम्म। या हम्म। उसको क्या सोचने की जरूरत है। हम्म। और हम्म उसी तरफ एक लेखक इलस्ट्रेटर को भी, कि एक रचनाकार किस तरह से अपनी रचना बनाता है, जिसके आपके पास जब वो आ रही है, तो हम्म। आपको उसका क्या ध्यान रखने की जरूरत है उसमें। उस कार्यशाला में एक इस तरह की कार्यशाला थी। एक कार्यशाला हमने प्योरली ललितपुर में की थी, वो टीचर्स के साथ में थी, और वो लगभग वैसी थी कि जैसे मेरा पन्ना में हम बच्चों के लिए कहते हैं, कि हमको लगा कि टीचर्स के पास भी बहुत सारे किस्से होते हैं बच्चों के,
मतलब उदाहरण के लिए कि अगर मैं घर में एक वान्या को ही देख रहा हूँ तो वान्या को लेके मेरे पास तमाम तरह के किस्से होंगे, कल उसने क्या कहा था, परसों ने क्या कहा था। और हर एक किस्सा, हर एक जो वाक्य है वो अपने आप में एक कहानी होगा वो। हम्म। है ना? अगर मैं उदाहरण दूँ छोटा सा, मुझे कल बेंगलोर जाना है, मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। हम्म। उसने मुझे कहा कि दादू मेरे को भी जाना है बेंगलोर। हम्म। है, मुझे भी हवाई जहाज में बैठना है, मैंने देखा नहीं है हवाई जहाज। मैंने कहा हम्म। अभी आप छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओगे फिर आपको बैठा देंगे। नहीं, बोले आप हवाई जहाज वालों से बात करो, उनको बोलो कि वान्या को हवाई जहाज में बैठना है, और वो बैठना चाहती है, उसको परमिशन दे, नहीं तो उसको बुरा लगेगा। है, इसलिए आप उनसे बात करो। अब ये अपने आप में एक एक तरह का किस्सा है ये पूरा। तो टीचर्स के पास में तमाम किस्से होते हैं। क्या क्या उन किस्सों को एक कहानी की शक्ल में डाल के किताब बनाई जा सकती है, या उन हम्म। टीचर को इस बात के लिए एनकरेज किया जा सकता है कि आप जो किस्से देख रहे हैं उनको रिकॉर्ड करें, लिखें उनको। तो ललितपुर में एक ऐसी वर्कशॉप की थी, उसमें नालंदा और राष्ट्र नेशनल बुक ट्रस्ट और हमने मिलकर किया था। बाद में उसमें 10 किताबें बनी, 10 टीचर्स की कहानियां हमने सेलेक्ट की, उन पर फिर काम किया। और फिर वो मतलब बाकायदा उसके चित्र भी बने, वो मैंने ही काम करवाया था बल्कि। फिर ऐसी एक और वर्कशॉप पचमढ़ी में की थी, जो मध्य प्रदेश की टीचर के साथ की थी। जी। पर उसमें जो कहानियां निकली वो अंततः अंजाम पे नहीं पहुंच पाई, किसी कारण से वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। हम्म। हम्म। तो पर इनमें सब में कोशिश तो उसमें, अगर मैं सीखने की बात में शायद नहीं कहूँ, मतलब सीखा, ये समझ में आया है कि टीचर्स में भी बहुत, जैसे बच्चों में प्रतिभाएं, ऐसे टीचर्स में भी बहुत सारे लोग हम्म। हैं। हम्म। हम्म। उस प्रतिभा को इस्तेमाल करने की जरूरत है, हम्म। उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। हम्म। हम्म। प्लेटफॉर्म अगर हो ठीक से और उसको एग्जीक्यूट किया जाए, तो बहुत सारा, जिस लिटरेचर के लिए लोग रोना रोते रहते हैं ना, ये बच्चों के लिए अच्छी किताबें नहीं है, हम्म। वो लिटरेचर खुद टीचर तैयार कर सकता है। उसको अप्रिशिएट करने की या उसको एक तरह की स्वीकार्यता देने की जरूरत है। जी। ये एक हम्म। सीख, अगर मैं कहूँ, सीखना नहीं कहूंगा, मैं कहूँ सीख अगर कहूँ, कि सीख ये एक वहां से मिलती है उसमें। हम्म। हम्म। एक इसी तरह की वर्कशॉप रूम टू ईट के साथ भी हमने की थी, जी। कि हम्म। रूम टू ईट में जो लोग आए हैं वो कैसे बच्चों के साथ कर सकते हैं, उनके साथ हम्म। भी ये लगभग सिमिलर प्रोसेस हम्म। थी उसमें। जी। जी। ये तो आपने बात बताई, बाकी लोगों के काम को आप लोगों ने किस तरीके से अलग अलग परियोजनाओं के तहत छापा या उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया। हमें पता है कि आपकी अपनी भी एक कविता संग्रह जो है, जो शेष है, अ, वह जो जो। शेष है। वह जो शेष है, माफी, छपा है, तो उसके लिए आपके पास कहाँ से पूरा, मतलब आप इस अनुभव अ, के बारे में अगर हमें साझा करें तो। हाँ, मतलब जैसे मैंने कहा कि जब मैं 6वीं या 7वीं में पढ़ता था, तब से ही मैं अपने नाम के साथ उत्साह ही लगाने लगा था, है ना? तो और शायद कहीं कभी हृदय कहीं था ही अंदर, मतलब ये कहना चाहिए। तो एक समय तक वो सारी तुकबंदियाँ जो होती हैं, उस तरह की चीज़ें करते रहे। फिर धीरे धीरे थोड़ा परिचय हुआ कि नई कविता नाम की भी कोई चीज़ होती है, जिसको हम्म। अतुकांत हम कहते हैं। हाँ, इसमें कोई बहुत लय नहीं होती है, लेकिन एक पूरा सिलसिला या अलग तरह की चीज़ होती है। और तो वो, और मैं सच कहूँ तो शायद जो मुझे अच्छे, मतलब याद है, राजेश जोशी जो हम्म। बहुत मशहूर कवि हैं, भोपाल के ही हैं। जी। तो जब मैं नेहरू युवक केंद्र में था, तो वो एक बार नेहरू युवक केंद्र ने उनको बुलाया कि राजेश जोशी का कविता पाठ रखा गया शहर में, हम्म। और उनकी कविताएं सुनी मैंने उनसे। तो तब मुझे एक तरह से मुझे लगा कि यार, ये जिस तरह से कविताएं लिखते हैं, ऐसी कविताएं, इस तरह से कविताएं हम्म। लिखनी चाहिए। उसके पहले तक तो हम वो सब, मतलब जबरदस्ती उस कहते हैं गजल, गजल लिखने की कोशिश कर रहे थे, जिसको ना हमको काफिया मालूम, ना उसके और चीजें कुछ भी मालूम, बस तुक, ऊपर की लाइन की तुक नीचे की लाइन से मिलना चाहिए, वो हम्म। लिख रहे होते, या छंद में कुछ कुछ तुकबंदी करके सारी चीजें कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने एक तरह से कहूँगा 82 के बाद, 82 के लगभग आसपास कविताएं लिखना शुरू किया। तो हम्म। जो अ, नई कविता का एक जो पूरा अपना चरित्र है, वो अपने समसामयिक माहौल से, या जो कुछ परिदृश्य है आसपास घट रहा है, उससे चीजें उठाती है, वो वहां से ही लिख लिखते हैं उसको, मतलब लिखने वाले। तो हम्म। हमने भी वही उस तरह से तो लिख रहे थे। फिर एक एक दौर था बीच में जब ब्लॉग बहुत लोकप्रिय थे,
ब्लॉगिंग जिसको कहते हैं। तो जी। हमने भी 3 ब्लॉग बनाए थे जब अ, मैं 2009 में बैंगलोर गया भोपाल से। तो मैंने 3 ब्लॉग बनाए। एक एक का नाम गुल्लक था। गुल्लक मेरा बहुत कहीं मेरे दिमाग में कहीं बहुत अटका हुआ था, गुल्लक था। एक का नाम गुलमोहर और एक का नाम यायावरी। तो हम्म। गुलमोहर पे हमने ये कविताएं जो मैं लिख रहा था, वो सारी कविताएं जितनी लिखी थी वो सारी उस पे डाली हुई थी। तो दिल्ली के एक कवि भी हैं और वो प्रकाशक भी हैं, वो अरुण चंद्र रॉय। हम्म। उन्होंने कहा कि सर ये कविताएं जो हैं इनका एक संग्रह निकलना चाहिए। हम्म। मैंने कहा यार इस लायक नहीं है वो कविताएं। बोले वो आपको लगता है इस लायक नहीं है ना, हमें पता है, आप तो हमको दे दो बस। हम्म। मैंने कहा, ठीक है। मैंने उनको संकलन बना के दे दिया। मेरा हम्म। ख्याल है 2011 में शायद, 2012, 2012 में वो उन्होंने ही छापा। उन्होंने ज्योति पर्व प्रकाशन से उसका कविताएं इकट्ठी करके मतलब हमने दे दी, उन्होंने छाप दिया। तो ऐसे वो आ गया बस। इसकी एक प्रति मेरे पास भी है। हाँ आप ही बिल्कुल ने बिल्कुल। भेजी, आप ही से मंगवाई मैंने। बहुत मंगवाई नहीं है। बढ़िया। भेजी है आपने। हाँ, गिफ्ट में भेजी। गिफ्ट में हम्म। उपहार मिला था मुझे, बहुत ही प्रीति खूबसूरत। को भी गिफ्ट में मिल सकती है अगर वो चाहेंगी। नहीं चाहेंगी नहीं, आप एड्रेस देंगी तो आपको भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम खरीद लेंगे। नहीं, खरीदने की जरूरत, खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है अब वो। हम्म। अच्छा। अब ठीक है। तो वो फिर मैं अपना पता भेज दूंगी। राशन ही बंद हो गया अब। हाँ। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जैसे हम टीचर्स के बारे में बात कर रहे थे, और आप क्योंकि कविताएं लिखते रहे हैं, तो कविताएं एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मतलब बच्चे जब बचपन में सीखते हैं तो वो सुर के साथ, कविताओं के साथ, राइम के साथ, तुकांत शब्दों के साथ बहुत रिलेट करते हैं। तो जब बच्चे लिखने लगते हैं तो आप क्योंकि लिखने को देखते रहे हैं और लिखते रहे हैं और संपादन भी करते रहे हैं, तो इसका क्या जुड़ाव है, और बच्चों के लिए इसके लिए किस तरह की प्रेरक बातें, हम प्रेरक प्रेरणा हम उनको दे सकते हैं जिसमें वो लिखने को और बेहतर बना सके और लिखना शुरू भी कर सके। खासतौर से ये उन बच्चों के लिए, जैसे आज हम अगर हम साहित्य के बारे में देखें, तो हिंदी भाषा या हिंदी से जुड़ी हुई और भाषाएं जितनी भी हमारी हैं, वहां पर लिखना जो है वो कम होता जा रहा है। खासतौर से बच्चों का पहले भी कम ही था, लेकिन अभी भी कोई स्थिति बदली नहीं है। तो वो कविताओं को लिखने या कविताओं को लिखने की शुरुआत करने के लिए किन बिंबों की जरूरत है, किन क्यूज की जरूरत है, उस पर अगर आप कुछ बता सकें। तो इसमें देख, मैं जोड़ना चाहूंगी जिससे लेखन को यांत्रिक होने से बचाया जा सके। बिल्कुल। एक एक मेरा ये मानना है कि असल में अ, लिखना जो है ना वो सिखाया नहीं, मतलब हम्म। सिखाया नहीं जा सकता है, वो परिमार्जित किया जा सकता है। हम्म। हम्म। मतलब जो लिखने की वर्कशॉप्स होती हैं वो सारी होती हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कल उठो और बैठ जाओ वहां पे जाके और अब परसों आकर के आप लिखने लगो। हम्म। वर्कशॉप भी शायद जितनी मेरी समझ है उनके साथ होती हैं जो पहले से कुछ कुछ लिखते लिखते रहे हैं। लिखे। तो उसको कैसे वो परिमार्जित करें या कैसे उसको थोड़ा अपने को, जिसको कहते हैं रिफाइन करना या मांझना, हाँ, हम्म। वो करें वो उसको। और उसी तरह से कविता है, कहानी है, या सटायर है, या विधा, जिसको हम विधाएं कहते हैं। कई बार मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो विचार है अपने आप में, या जो आपकी अभिव्यक्ति है, वो खुद तय करती है कि वो किस फॉर्म में जाएगी। आप मतलब मैं आज ये सोचूं कि अच्छा मैं अब ये फला घटना हुई, हाँ, इस घटना को मैं कविता में ही लिखूंगा। ये जरूरी नहीं है कि वो कविता में लिखी जाए या कविता में वो मैं लिख पाऊं उसको लेकर के। हो सकता है अगर मैं उसको लेकर के मैं उससे गद्य लिख रहा हूँ तो वो गद्य लिखते लिखते मुझे समझ में आया कि नहीं यार ये गद्य में तो ये बहुत नहीं आ रही है, इसको तो ये इसका ये वाला फॉर्म ही आएगा। तो बच्चों के लिए भी अगर मैं हम ये कहें कि वो कब लिखना शुरू, तो पहली बात वहां पे भी यही है, वो आर्टिकुलेशन जरूरी है कि बच्चे उसको आर्टिकुलेट करें। वो उसमें तुक है, लय है, छंद है या नहीं है, वो छोड़ दें आप, है ना। कविता जब लिख रहे होंगे तो निश्चित रूप से कविता का जो एक सिंपल सिंपल जो मुझे समझ में आता है, या मैं अपनी भाषा में कहूँ कि उसमें भाई हैं, हाँ, ही, थे, था, थी, ने, मतलब वाक्य पूरे नहीं होंगे उसमें। कल मैं गाँव गया, वहां मैंने
तोता देखा, है ना। अब ये अपने आप में एक कविता है। अब मैं इसको दूसरे से कहूँ कि कल मैं गाँव गया था, वहां पे मैंने एक तोता देखा था, ये दोनों आप जोड़ दोगे तो फिर वो कहानी के रूप में चला जाएगा। तो 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 बच्चा जब लिख रहा होगा तो शायद उसको, अगर आप कह रहे हैं वो चाहता है कविता लिखे या आप चाहते हैं वो कविता लिखे, तो शायद उसको ये एक समझ देने की जरूरत होगी कि जब कविता लिख रहे होगे आप तो उसमें ये सारी चीजें थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएंगी और कुछ बिंब के रूप में आएंगे। कुछ चीजें बहुत खुल के आप नहीं कह रहे होगे, कुछ आप बिंब के रूप में कह रहे होंगे, कुछ प्रतीक के रूप में चीजें कह रहे होंगे, है ना। लेकिन उसके लिए उसको आर्टिकुलेट करना ही पड़ेगा या अभिव्यक्त करना पड़ेगा आपने, सोचना है कि वो कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। तो शायद सबसे पहली जरूरत की बात तो यही है कि वो आर्टिकुलेट करे। और अगेन, ये यहाँ पे भी फिर वो वर्तनी वाली और मात्राओं वाली या बाकी सारी चीजें, तो ये उसके पैरेलल ही, कि तुक नहीं है या छंद नहीं है या ये कुछ बैठ नहीं रहा है, ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी उसको। तो वो जो भी लिख रहा है उसको आपको वैसे ही सामने रख के, हाँ, अंत में यह कि उसके साथ ये डिस्कशन करना पड़ेगा कि इसमें से निकल क्या रहा है, तुम जो कहना चाह रहे हो क्या वो पहुंच रहा है, वो उसका संप्रेषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे उसने कोई वाक्य कहा और उस वाक्य से आपने उसकी बात समझी या नहीं समझी। आप उसको कई बार कहते हैं कि नहीं, आप क्या कह रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा से कहिए। तो उस रचना में भी सीधी सी बात वही है कि वो जो कह रहा है उसमें, या उसमें वो जो कह रहा है वो कुछ ऐसा अनोखा है तो शायद आप नहीं समझ रहे हैं, वो भी आपको ही पहचानना पड़ेगा। म्यूट पे हो निशु। हाँ, ये तो कुछ ऐसी चीजें हुई जो मतलब हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और ये एक बहुत जरूरी बात है कि आपने जैसे कहा भी कि लेखन सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन लेखन के अवसर के लिए पठन का अवसर देना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि, और उसके जरिए ही फिर परिमार्जन और दूसरे और जगहों पर बच्चा पहुंच सकता है, या कोई भी जो लिख रहा है, जो बच्चों के लिए लिख रहे हैं वे भी, या जो बड़ों के लिए लिख रहे हैं वे भी। तो मुझे लगता है ये सबके लिए सेम है। पर साथ ही क्योंकि आप अनुवाद का काम करते रहे हैं, संपादन का काम करते रहे हैं, और अभी अजीम प्रेम जी विश्वविद्यालय से भी लगातार जुड़े हैं, तो संक्षेप में यदि आप हमें थोड़ा सा उसके विषय में बता पाएं, खासतौर पे अनुवाद के विषय में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहा है कि जब हम बच्चों के पास कोई काम पहुंचाना चाहते हैं और हमारे पास कुछ नया नहीं है और पहले से जो लिखा हुआ है वो किसी अन्य भाषा में है, तो अनुवाद को, जिस भी भाषा में अनुवाद हो रहा है, वो अक्सर यांत्रिक होता है। साहित्यिक और श्रृंगार परक जो है, वो जो एस्थेटिक ट्रांसलेशन है वो नहीं होता, पर लिटरल ट्रांसलेशन हो जाता है, जिससे उसका पूरा अर्थ जो है वो खो जाता है या बिखर जाता है। तो वहां अगर आप कुछ संक्षेप में बता पाएं, अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, या जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, श्रोतागण। असल में मतलब अनुवाद जो है ना, मतलब अगर मैं एक फ्रेज इस्तेमाल करता हूँ उसके लिए, हम्म। अनुवाद अ, एक ऐसी चीज है कि उदाहरण के लिए कि अ, कृष्ण का जो जन्म था, जी। हाँ, वो देवकी उनकी माँ है मूल रूप से, ठीक है ना, देवकी, हम्म। है ना, लेकिन उनको पाला है यशोदा ने। हाँ। तो अनुवादक जो है वो यशोदा है, समझ रहे हैं आप। जी। और उसको वो पहचान भी नहीं खोनी है कि वो देवकी का पुत्र था, हम्म। लेकिन उसको पाल पोस के बड़ा भी करना है, जी। उसको सब दुनिया भर के जीवन के संस्कार भी देने हैं उसको, उसको ये उस योग्य भी बनाना है कि वो समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सके। जी। तो अनुवाद की हुई चीज लगभग वैसी ही है हम्म। कि जो मूल में तो देवकी की है, मतलब उसका जो लेखक है वो देवकी है ना, उसकी अपनी एक महत्ता है, लेकिन जब वो अनुवाद होके आ रही है तो वो यशोदा की तरह, तो उसका काम बहुत चैलेंज वाला है। अच्छा, हम्म। अब इसमें मैं ये जोड़ दूं कि संयोग से या जैसे भी कहें, कि जो मैं अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी में जो काम कर रहा हूँ वहाँ पे हम साहित्यिक वाला काम वो नहीं है उस हम्म। तरह का। मतलब जो मैगजीन भी है वो तीनों मैगजीनों में बात की, वो मतलब साइंस की है या एट राइट एंगल है जो कि बहुत फैक्चुअल चीजें हैं, या लर्निंग का थोड़ा हम्म। हम्म। जनरल एजुकेशन या सामान्य शिक्षा की शिक्षा। चीजें हैं। हम्म। लेकिन वहां पर भी ये समस्या तो आती ही है कि जो मूल भाषा में जिस तरह से कहा जा रहा है उसका जो पूरा इडियम है अपने आप में, हम्म। वो हम्म। वैसा का वैसा अनुवादित की हुई भाषा में आएगा, ये करना बहुत कठिन काम होता है।
और तब और कठिन होता है जब आप आपको इसकी अनुमति नहीं हो कि आप जो मूल है उसको आप ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम्म। एक तरीका ये होता है, मैं उदाहरण लेता हूँ, अगर उदाहरण कहूँ कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने अंग्रेजी लिटरेचर बहुत नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने अंग्रेजी लिटरेचर के हिंदी अनुवाद पढ़े हैं, या दूसरी भाषाओं का, अंग्रेजी को छोड़ दें अगर, हम्म। मान लीजिए हमने पूरा बांग्ला का जो साहित्य है, हम्म। शरत चंद्र के जो नॉवेल हैं, जी। हाँ, जितने मशहूर नॉवेल हैं वो सारे हमने हिंदी में पढ़े हैं। हम्म। बल्कि आप मत भूलिए कि प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, हम्म। सारी की सारी, वो मूलतः उर्दू में लिखी गई हैं। जी। उर्दू स्क्रिप्ट में है वो, हम्म। स्क्रिप्ट उर्दू थी उनकी, जी। ठीक है ना, देवनागरी में वो आई है बाद में। हम्म। लेकिन कहीं पे भी आपको, या अ, अ, मराठी में एक बहुत मशहूर नॉवेलिस्ट हुए हैं जिनकी अभी फिल्म भी बनी, वो एक छावा फिल्म बनी है जो उनके हम्म। नॉवेल पे ही, हम्म। है ना, उनका एक शिवाजी सावंत नाम है, हाँ, जी। उनका नाम मृत्युंजय उनका उपन्यास है, हम्म। जो हिंदी में है, हिंदी में जी। हमने पढ़ा, लेकिन मराठी का अनुवाद है। लेकिन जी। आपको पढ़ते हुए एक क्षण को भी नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरी भाषा से पढ़ रहे हैं आप। हम्म। तो हम्म। हम्म। वो जो काम है, मुझे लगता है कि अनुवादक को शायद उसकी छूट मिली है हम्म। कि आप इसको उसका, उस भाषा के परिवेश के अनुसार इसको आप, वो सबसे ज्यादा जरूरी हम्म। चीज होती है। हम्म। और मौलिक साहित्य में ये बहुत मुश्किल बिल्कुल। चीज है कि अंग्रेजी में जो हिंदी में कविता उसमें जो जैसे मैं कहूँ, मेरी गुलजार से भेंट हुई, एक अलग किस्सा है वो, लेकिन भेंट हुई तो मैंने उनसे पूछा आप आजकल क्या कर रहे हैं। उन्होंने हम्म। कहा कि मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं के अनुवाद कर रहा हूँ, हम्म। बच्चों की कविताओं के अनुवाद कर रहा हूँ। हम्म। मैंने कहा उनके अनुवाद तो उपलब्ध हैं। हम्म। उन्होंने कहा कि वो सारे अनुवाद हम्म। पहले किसी ने बांग्ला से अंग्रेजी में किए हैं और फिर अंग्रेजी से हिंदी हुआ है। हम्म। मैं मूल बांग्ला से अनुवाद कर रहा हूँ। हम्म। तो जो मूल बांग्ला से अनुवाद होगा, या जो किसी और एक और लैंग्वेज में जाकर के फिर वापस आया है, उन हम्म। दोनों में जमीन आसमान का अंतर अंतर। होगा। बिल्कुल। तो 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 जैसे मैंने कहा कि वहाँ दो माओं का मिलन है, एक हम्म। देवकी है और एक हाँ। यशोदा है, हम्म। वैसे ही यहाँ पे ये दो संस्कृतियों का मिलन है। जी। हिंदी का अपना परिवेश है, किसी और भाषा का अपना परिवेश होगा, उनको मिलाकर के आपको, चाहे वो हिंदी से दूसरी भाषा में जा रहा हो या दूसरी भाषा में से इसमें आ रहा हो, हम्म। तो सबसे बड़ा चैलेंज उसमें यही है हम्म। कि आप मूल को, मूल की आत्मा को बनाए रखते हुए आप उसको वैसा का वैसा उस भाषा में ले आए जिसमें आप जाना चाहते जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो अनुवाद के बारे में बात हुई, पर इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद अभिभावकों और शिक्षकों को भी चाहिए, और वो जानना चाहते हैं, मतलब वो लगातार खुद भी पढ़ते रहते हैं, समझना चाहते हैं कि वो बच्चों के साथ कैसे काम करें, खासतौर से भाषा शिक्षक जो हैं या अन्य विषयों के शिक्षक भी। लेकिन उन्हें फिर भी समझ नहीं आता कि जब वो कक्षा में कंटेंट लेकर जाते हैं, कोई पठनीय काम लेकर जाते हैं, तो उनका सारा ध्यान जो है वो उस कंटेंट पर हो जाता है, और जो मसला है, जो बच्चों के साथ एक कनेक्शन बनाने का मसला है, या जिस तरह से वो शिक्षण होना चाहिए जिससे बच्चे की जिम्मेदारी जो है वो बढ़ती रहे, कर्तव्य बढ़ता रहे, काम उस तरह से हो जिसमें बच्चा अपनी भागीदारी निभा सके, तो उसके लिए वो किस तरह की रणनीतियां अपना सकते हैं, चाहे वो अभिभावक हो, शिक्षक हो, या जो लोग भी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। हैं। इसमें मेरी समझ ये है असल में कि जैसे एक समय पर केवल पाठ्यक्रम का एक कि कोर्स जो है उसको हमको पूरा करना है या निपटाना है, करना है, तो शायद इस समय पे वो उसमें एक और चीज जुड़ गई है जो एनसीएफ जिसको कहते हैं, हम्म। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो भी है, कि हम्म। उसके अकॉर्डिंग जो चीजें हैं कि भाई इस उम्र के, इस एज ग्रुप के, ये फाउंडेशनल स्टेज है, ये मिडिल स्टेज है, ये प्रिपरेटरी स्टेज है, इस स्टेज में बच्चों को क्या क्या आना चाहिए, हम्म। आपको उसके अनुरूप हम्म। अपना कक्षा शिक्षण या बाकी चीजें करनी है। जी। पहले केवल कोर्स कंप्लीट करना होता था, लेकिन अब वो उनको वो टारगेट्स भी, कि ये मानदंड स्थापित किए गए हैं एनसीएफ में, तो जी। आपको इन में ये, मतलब मैं अगर शिक्षकों की बात करूं तो हम्म। आपको ये प्राप्त कर लेने हैं। तो मुझे लगता है कि वो शायद एक और उनके ऊपर अ, वो जुड़ उसमें जुड़ गया है। अ, हम्म। मेरा तो कोई सीधा सीधा क्लासरूम टीचिंग का एक्सपीरियंस है नहीं, तो हम्म। पर मुझे ये लगता है कि टीचर अगर इनसे निजात
इनसे निजात तो नहीं पा सकता। इनको उसको लेके ये उसको मिली हुई दुनिया है, उस दुनिया में उसको, अगर वो टीचर है तो उसमें रहना पड़ेगा। और लेकिन इसमें जो टीचर ये चाहते हैं कि थोड़ा बच्चे वास्तव में सीख पाए चीजों को लेकर के, है हम्म ना, उसको थोड़ा सा उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है। तो हम्म मुझे लगता है कि उसको फिर वो क्लासरूम से बाहर निकल के या क्लासरूम के बाहर जो अतिरिक्त समय है या अतिरिक्त गतिविधियां हैं या बच्चों का उसमें वो कैसे उनके साथ में भाग ले सकता है या चीजें कर सकता है, वो करने की जरूरत है। जी जी। है ना, चाहे वो पढ़ने की हो या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम वाली एक्टिविटी करने की चीजें हों, कुछ हम्म गतिविधि करने की चीजें हों। और हम्म अभिभावकों के साथ में भी वही होगा, क्योंकि हम्म अगर शिक्षक और अभिभावक दोनों केवल उसी बंधे बनाए ढर्रे में जाएंगे जो आपको एक दिया गया है कि आपको इस फ्रेमवर्क में चलना है, हम्म तो मुझे लगता है वो पर्याप्त नहीं है। उससे हम्म वो पूरा हम्म नहीं हम्म हो रहा होगा। हम्म और उसके लिए इनफॉर्मल चीजें करनी पड़ेंगी, और वो इनफॉर्मल जो चीजें हैं वो हर परिवेश के हिसाब से तय होंगी। हम्म मुझे नहीं लगता कि उसे कोई एक उसकी कोई रेडीमेड एक थेरेपी है या एक सिरप टाइप है कि भाई आप ये सब जगह अपना लो। वो हम्म, सब जगह बच्चे कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड किस तरह का है, बिल्कुल। उनका परिवेश कैसा है, उनका अपना बाकी हम्म चीजें कैसी है, उसमें वो क्या चीजें जल्दी पिकअप करेंगे, कौन सी चीजें नहीं करेंगे, हम्म किस तरह के भाषा भाषी हैं, एक ही तरह की भाषा बोलने वाले हैं, मिक्स वाले हैं, हम्म क्षेत्रीय बोली वाले हैं। वो हम्म, सारी चीजें देख के तो इसमें सबसे ज्यादा शायद शिक्षक को ही इनिशिएटिव लेने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। है ना, हम्म शिक्षक को आ, मतलब अपने उस शिक्षक के दायित्व में अगर वो उसमें उसके लिए सिंसियर है, हम्म, उसमें अगर वो सिंसियर होगा तो ही वो ये कर सकता है। जी जी। हम्म नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा, मतलब कुछ उसके लिए अलग से कहना बहुत मुश्किल चीज है। हम्म इसमें इसमें छोटी सी मैं चीज और जोड़ दूं, मतलब जो शायद हम यहाँ कहीं कह नहीं पाए हैं, कि ये अब डिजिटल युग है ये। जी। और उसमें जो डिजिटल चीजें आ गई हैं, उन्होंने इस पूरी टास्क को, इस पूरे काम को और ज्यादा और ज्यादा कठिन बना दिया है। जटिलताएं बढ़ गई हैं एक तरह टाइम से। बढ़ गई, न केवल बच्चों का टाइम उसमें जा रहा होता है, बल्कि टीचर का खुद का टाइम भी उसमें जा रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे वो कैसे जूझेगा, और कैसे टाइम भी जा रहा होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो वहाँ पे एक्सपोजर भी बहुत हम्म जल्दी मिल रहा होता है चीजों को लेके। हम्म जैसे हम्म मैं एक छोटा सा उदाहरण और एक अगर बात कहूँ, कि एक समय पर जब हम कोई चीज लिखते थे, हम्म और जैसे मैंने कहा कि मैंने एक कहानी लिखी और मैंने वालों किसी को भेज दी, हम्म मुझे उससे वापस आने में 15 दिन लगते हैं कि वो उसका अपना फीडबैक मुझे देगा। उन 15 दिनों में मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं कि हम्म अच्छा यार, ये वाली मैं चीज ऐसे नहीं कह सकता था, मैं वो वाली चीज ऐसे कह सकता था, यूं कह हम्म सकता था, ठीक है। वो 15 दिन निकल गए। जब वो लौट के आएगी मेरे पास में, या लौट छप गई तो बात ही अलग है, हम्म, लौट के आई तो मैं देखता हूँ कि अच्छा वहां से भी कुछ फीडबैक आया है, फिर हम्म, मैं उस पर बैठ के फिर से काम करता हूँ। जी। आज इस डिजिटल ने हमारे लिए क्या किया है, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या ब्लॉग था एक जमाने में, हम्म, आपने अभी लिखा और 5 मिनट में आपने उसको पब्लिश कर दिया उठा के। हाँ। उस पे अगर 6 कमेंट आ गए, वाह 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 वाह, आपने क्या लिखा है, आपने क्या किया है, तो आपने कहा वाह, सब काम खत्म हो गया, आप छोड़ दो इसको। हम्म तो ये जो तुरंत गरम गरम, इसको बोलते हैं हम गरम गरम खा लेने वाला, हम्म ठंडा करके खाने में जो मजा है ना, वो हम्म इसमें नहीं है। तो हम्म इसमें जो आपकी अच्छी चीजें हैं, कई बार वो मतलब जन्म लेने से पहले ही मर जाती हैं वो। बिल्कुल। हाँ। हम्म हम्म तो स्लो रीडिंग, स्लो वर्किंग स्लो, का जो हाँ, वो है कॉन्सेप्ट जो है उसको शायद वापस। पढ़ के आप उसको आप थोड़ा आप हम्म, इंटरलाइज करते हैं, चीजें करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है। वो जी। टाइम नहीं है हमारे पास। हम्म। हम्म। ये तो भी जटिलता तो है ही, पर मुझे लगता है कि उसके साथ साथ हमें समय के साथ भी अडेप्ट होते रहने की भी जरूरत रहती हाँ है। हाँ, ठीक है। तो है ही। हाँ प्रीति। तो ये बात हम ऐसे ही करते रहेंगे। बहुत मजा आ रहा है, पर मुझे लग रहा है समय को देखते हुए अब मैं एक आखिरी सवाल और उसके साथ एक आखिरी इल्तिजा भी आपके सामने रखने वाली हूँ। वो ये कि आपके भविष्य को लेकर आप भविष्य में आगे अब क्या किन कामों को कर रहे हैं, ये तो सवाल है, अगर आप हमें बता पाए। और एक जो इल्तिजा है वो ये कि अगर आप अपने लिखी किसी रचना से हमें कुछ पढ़कर सुना पाए हम्म। तो। क्या कहूँ मैं, मतलब भविष्य का तो ऐसा कोई बहुत कुछ खास कोई ऐसा नहीं है,
मतलब कोई योजना नहीं है दिमाग में या चीजें नहीं है। एक चीज जरूर जो मैंने शुरू की थी थोड़ी, फिर बीच में वो ठप हो गई, वो ये है कि एक तो मतलब मैं बता देता हूँ। एक तो कुछ कविताएं इस दौरान, मतलब इस कविता संग्रह के बाद, भाई जो शेष है के बाद में कुछ और कविताएं लिखी लिखी गई, लेकिन उसमें 90% कविताएं ऐसी हैं जो व्यवस्था के खिलाफ हैं। हम्म। सारी की सारी व्यवस्था या जो आज की सत्ता है उसके अगेंस्ट जाती हैं वो। और अब जो पूरा परिदृश्य है वो ऐसा नहीं है कि वो उनको आप एक मतलब ठीक है, हम्म। आपने लिख दिया वो कर लिया, अब उनको आप कलेक्शन करें या चीजें करें। अगर 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 मैं ये कहूँ कि जैसे मैंने 2 साल हो गए इस बात को, हालांकि धीरे धीरे मैंने एक पब्लिशर को वो अपनी कविताएं भेज दी थी, हम्म। और मैंने रात को उसको भेजी, सुबह उसका मेल आ गया कि साहब इसकी, मैंने उसको पीडीएफ भेजी थी उसका, अगले दिन मेल आ गया कि साहब आप ये ओपन फाइल भेज दीजिए, हमको छाप देंगे हम इसको। हम्म। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भैया एक चीज बताओ आप, कि इसमें कुछ कविताएं ऐसी हैं जो थोड़ी मतलब या ऐसी नहीं है, मतलब आप बताओ, देख लो आप इस नजरिए से, आप देख लो कि कोई कविता ऐसी तो नहीं है जिसमें कभी कोई ऑब्जेक्शन हो। हम्म। उसने मुझे बिल्कुल, इसको बोलते हैं ना, ब्लंटली जवाब दिया, देखिए साहब कविताएं आपकी हैं, पुलिस आपके पास आएगी, मेरा उसमें कुछ नहीं है, हम्म। जवाब आपको देना है। हम्म। मैंने कहा यार ये तो मतलब बड़ा अजीब सा वो है, मतलब कोई कह रहा है कि तुम तो उसका कत्ल कर दो, हम्म। मुझे क्या करना है, पुलिस तुमको पकड़ेगी तुम जानो, हम्म। मैं तो हम्म। केवल वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर के। हम्म। हम्म। तो मैंने वो फिर विचार ही छोड़ दिया, मैंने कहा उसको छोड़ दो, वो मेरे फेसबुक में पड़ी हुई हैं कविताएं उस तरह से। हम्म। फिर मेरे एक दिमाग में बहुत, मतलब जब मैं चकमक छोड़ के गया हूँ तो चकमक से विदा लेके गया, तब से मेरे दिमाग में था, मैंने लगभग मतलब 1985 से लेके 2002 तक हम्म। लगभग 190 या 195 अंकों का संपादन किया है। हम्म। मतलब वो हर अंक का एक एक शब्द मेरी कलम के नीचे से निकला है, मैं ये कहूँगा, हम्म। छपाई से पहले। तो पर हर अंक के पीछे, जैसे हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसके आगे पीछे की तमाम कहानियां हैं, कि कितने हमने 3 बार अलग तरह की कोशिश की, ऐसा किया, फलां अकाउंट बनाया, अमका किया, ये किया, वो किया, हम्म। फाइनली हम किसी और रूप में इसको कर रहे हैं। हम्म। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक अंक बनाने की अपनी एक कहानी है, कि वो हम्म। अंक कैसे बना। बनाया गया, उसकी कल्पना कैसे हुई, कैसे वो विचार आया, उसमें हम्म। किस तरह की दिक्कतें हुई, और उसके साथ में कुछ ऐसे फिर किस्से, जो किस्से हम्म। मैंने कुछ चकमक के आपको नरेट किए, वो साथ साथ जुड़ते जाते हैं उसमें। तो मेरे दिमाग में था कि मैं उनको लेकर के एक डॉक्यूमेंटेशन जैसा करूं, क्योंकि या तो वो मेरे साथ ही चला जाएगा, मैं किसी दिन तो उड़ जाए हम, तो फिर हमारे साथ ही उड़ जाएगा वो। नहीं, तो वैसे वो उम्मीद नहीं करते, लेकिन हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि आप वो लिखेंगे और हाँ, हम तक नहीं वो नहीं पहुंचेगा। नहीं नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ, वो फिर मैंने फाइनली भोपाल, मैंने बेंगलोर में शुरू किया था, फिर बेंगलोर में वो शुरू नहीं हो पाया, मैंने भोपाल आकर के वो चकमक, किससे चकमक के नाम से वो एक श्रृंखला, शुरू की। हम्म। 17-18 एपिसोड, मतलब 17-18 एपिसोड उसके फेसबुक पे लिखे हैं। वो बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ और काम आ गया तो वो ठप हो गया था। तो हम्म। शायद मैं उसको थोड़ा और बढ़ाऊंगा, बढ़ा पाऊंगा, ताकि हम्म। कुछ चीज़ें इस तरह के, कुछ अनुभव और कुछ बातें उसमें डॉक्यूमेंट हो पाए, ताकि वो कुछ हम्म। लोगों के काम आ सकें। तो ले दे करके एक छोटी सी ये योजना है, और तो कुछ है नहीं। और जितने दिन अब अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में हम्म। 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 सेवाएं जी। दे रहे हैं, जी। जितने दिन चलेगी कार सेवा करेंगे। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रीति ने आपसे एक इल्तिजा भी की थी, और हाँ, वो इल्तिजा बहुत जरूरी। तो नहीं, तो उस इल्तिजा में मैं 2 चीजें करूंगा। तो हाँ। एक तो और है, हम्म। एक मेरी बहुत पसंदीदा कविता है नरेश सक्सेना जी की, जी। पहले, है ना, हम्म। पहले मैं वो पढ़ देता हूँ, ठीक है। है ना, हाँ। जिसमें जिसमें कुछ सारी चीजें हैं जो हम कह रहे हैं ना, या जो भी। हाँ। तो हाँ। ये उनका संग्रह है, नरेश सक्सेना की चुनिंदा कविताएं। जी। वो उनकी कविता है शिशु, हम्म। शायद आपने हम्म। सुनी भी होगी ये पहले, पर हम्म। तो शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। हम्म। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, अभी वह अर्थ समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है,
बाद में सीखेगा भाषा, अभी वह अर्थ समझता है सबकी मुस्कान, समझता है सबकी मुस्कान सभी की, अल्ले ले, तुम्हारे वेद कुरान, अभी वह व्यर्थ समझता है, समझता है सबकी मुस्कान सभी की, अल्ले ले, तुम्हारे वेद कुरान, अभी वह व्यर्थ समझता है, अभी वह अर्थ समझता है, समझने में उसको तुम हो, समझने में उसको तुम हो, कितने असमर्थ समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, उसी से है जो है आशा, शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, अभी वह अर्थ समझता है। बहुत तो ये शानदार। सारी सारी जो हमने चर्चा की, अगर हम इन इन इस बात को ध्यान में रखेंगे तो ये शायद, और एक मैं कविता जो भी बच्चों से ही संबंधित, मतलब मैंने एक सीरीज लिखी थी, छोकरा नाम से, उसमें चार, मतलब मेरे दिमाग में कविता, मैं 10 कविताएं लिखूंगा या कई सारी कविताएं लिखूंगा, लेकिन वो 10 तो नहीं हो पाई, जी। चार चार ही हो पाई वो, तो मैं चौथी कविता जो है वो पढ़ देता हूँ जी। लेटेस्ट। इसका शीर्षक है छोकरा चार। हम्म। रद्दी पेपर कबाड़, रद्दी पेपर कबाड़ की लंबी आवाज लगाता छोकरा, इशारा पाते ही घर के दरवाजे पर आ बैठता है स्कूल बैग लिए। रद्दी पेपर कबाड़ की लंबी आवाज लगाता छोकरा, इशारा पाते ही घर के दरवाजे पर आ बैठता है स्कूल बैग लिए। स्कूल बैग में पढ़ने की किताबें नहीं होती, स्कूल बैग में पढ़ने की किताबें नहीं होती, पर असली ज्ञान होता है जीविका का। बैग में होती है एक तराजू और चंद बांट, बांट लोहे के और कुछ पत्थरों के। स्कूल बैग में पढ़ने की किताबें नहीं होती, पर असली ज्ञान होता है जीविका का। बैग में होती है एक तराजू और चंद बांट, और बांट लोहे के और कुछ पत्थरों के। छोकरा निकालता है तराजू और करीने से उसकी डंडी में बीचों बीच बंधी सुतली को अपने एक हाथ की मुट्ठी मुट्ठी में लटकाकर दोनों पलड़ों को संतुलित करता है, दिखाता है हमें। छोकरा निकालता है तराजू और करीने से उसकी डंडी में बीचों बीच बंधी सुतली को अपने एक हाथ की मुट्ठी में लटकाकर दोनों पड़लों को संतुलित करता है, दिखाता है हमें। हम संतुष्ट नहीं होते, उसके हाथ से लेकर तराजू खुद देखते हैं। बासी पड़ चुके समाचारों और ठंडी पड़ चुकी सनसनियों की रद्दी खरीदने आया है वह तौलता है। हम एक भी अखबार ज्यादा नहीं देना चाहते, तुलवाते हैं इस तरह जैसे कीमती असबाब बेच रहे हों उसे। बासी पड़ चुके समाचारों और ठंडी पड़ चुकी सनसनियों की रद्दी खरीदने आया है वह तौलता है। हम एक भी अखबार ज्यादा नहीं देना चाहते, तुलवाते हैं इस तरह जैसे कीमती असबाब बेच रहे हों उसे। देखकर बीच में कोई रंगीन पत्रिका ठहर जाता है वह, पलटने लगता है पन्ने, चिकने पन्ने, और उन पर छपी दुनिया देखकर उसकी आंखों में आ जाती है अजीब सी चमक। देखकर बीच में कोई रंगीन पत्रिका ठहर जाता है वह, पलटने लगता है पन्ने, छिकने, और उन पर छपी दुनिया देखकर उसकी आंखों में आ जाती है अजीब सी चमक। तौलते तौलते रद्दी पूछता है हौले से, कमरे के अंदर नजर डालता हुआ, कुछ कबाड़ा नहीं है साहब? तौलते तौलते रद्दी पूछता है हौले से, कमरे के अंदर नजर डालता हुआ, कुछ कबाड़ा नहीं है साहब? प्लास्टिक, इलास्टिक, टीन टप्पर। हम उसे लगभग झड़कने के अंदाज में कहते हैं नहीं है, हम उसे लगभग छड़कने के अंदाज में कहते हैं नहीं है, जो है वह दे रहे हैं। छोकरा समेट कर अपना बस्ता बांध कर रद्दी चला जाता है आगे। छोकरा रद्दी ले जाता है खरीद कर, हम खुश होते हैं दे बेचकर, खुश होते हैं कि हमने उससे कहीं अधिक दाम वसूले। छोकरा रद्दी ले जाता है खरीद कर, हम खुश होते हैं बेचकर, खुश होते हैं कि हमने उससे कहीं अधिक दाम वसूले। छोकरा भी खुश होता है, उसने मारी हर बार डंडी और बाबू साहब पकड़ ही नहीं पाए। छोकरा भी खुश होता है, उसने मारी हर बार डंडी और बाबू साहब पकड़ ही
ही नहीं पाए, 10 किलो के दाम में खरीद ली उसने, 15 किलो रख दी। आखिर हमने ही सिखाई है उसे यह होशियारी। 10 किलो के दाम में खरीद ली उसने, 15 किलो रख दी। आखिर हमने ही सिखाई है उसे यह होशियारी। छोकरा खुश होता है और शायद हम भी। काफी, मतलब अभी हाँ। तो कुछ भी बोलना इसके लिए बहुत ही हम्म। बेकार होगा, कुछ कहना ही नहीं चाहिए शायद। हाँ, शायद इंटरनलाइज करना, प्रोसेस करना ही सबसे जरूरी चलो चलो, थोड़ा मामला गंभीर हो गया तो मैं एक और कविता पढ़ देता हूँ, बच्चों वाली, हल्की फुल्की सी, ठीक है। है। ये रूम टू रीड के लिए एक पोस्टर बना था। हम्म। हाथ दुआ है, हाथ दवा है, हाथों में ही बसी हवा। हम्म। हाथ दुआ है, हाथ दवा है, हाथों में ही बसी हवा है। हाथ प्यार है, हाथ वार है, हाथों में ही आविष्कार है। हम्म। हाथ रेल है, हाथ खेल है, हाथों में ही चंपी तेल है। हम्म। हाथ कलम है, हाथ ही श्रम है, हाथों में ही छुपी शर्म है। हाथ कान है, हाथ जुबान है, हाथों में ही यह जहान। धन्यवाद। बहुत ही शानदार। मुझे लगता है कि चर्चा तो हमारी लगातार चलनी चाहिए, चर्चाएं कभी बंद नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि गप जो है उसका बहुत ही जरूरी हिस्सा है। प्रीति और मैं इस बात को पर पता नहीं कब से सहमत हैं। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि ये जो चर्चा हम अभी यहाँ शायद समय के चलते क्लोज कर रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं कर रहे हैं, एंड नहीं हो रहा है इसका। लगातार होती रहेंगी ऐसी चर्चाएं। हो सकता है किसी दिन हम किस्से चकमक के या वान्या कहीन या और किसी मसले पर हम जरूर इस चर्चा में वापस जुड़ेंगे। तो इसी के साथ हम आज की ये चर्चा और संवाद को यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर से मिलने के लिए, इस चर्चा को जरूर फिर जरूर। से जुड़ने के लिए आपका बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया। आप आए, हमारे साथ जुड़े। जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं भी यही कह रहा था कि आपका बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है जितनी लंबी लिस्ट आपने बनाई थी, शायद मतलब कभी उन पे और मतलब थोड़े और स्पेसिफिक सवाल लेकर के, जी। इसमें तो हम बहुत अलग अलग चीजों में चले गए, लेकिन बहुत स्पेसिफिक चीजों में लेकर के हम वो बात करनी चाहिए, जो जो जिसको कहते हैं टू द पॉइंट। हम्म। हम्म। उसको हम्म। देखिए कि ये हमारा सवाल है, इससे आप दो लाइन हाँ। में मतलब उस तरह से। जी। तो वो बातचीत थी कभी मतलब मैं ये कहूँगा केवल मुझसे ही नहीं, और लोगों से भी वो हाँ। उस तरह की वो एक और सेगमेंट आपको करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। ऐसा हम्म। मैं सोचता हूँ। धन्यवाद हाँ। आप लोगों का भी बहुत बहुत। हाँ। नहीं, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। हम लगातार कोशिश करते रहे कि हम मिल सके वापस, और संवाद में आप आए और आपने इस संवाद में चार चांद लगाए अरे अपनी कविताओं और अपने बहुत सारे अनुभवों से, क्योंकि ये अनुभव हम तक और हमारे श्रोतागणों तक नहीं पहुंच पाते अगर हम इस संवाद को यहाँ नहीं लेकर आते और आप यहाँ नहीं आते। तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति और मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। फिर हम्म। मिलते रहेंगे हम जरूर जरूर दोबारा से। जरूर। सभी श्रोताओं और दर्शक गणों को हम बता दें, राजेश उत्साही जी के फेसबुक पर आप जाकर या उनके यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएं, अगर हैं उनकी बहुत सारी इस तरह की जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, और खासतौर पे गुलमोहर और गुल्लक जो हैं वो पढ़ें, तो आपको बहुत मजा आएगा। और फेसबुक पे तो आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग ही रेpertoire है कि जिसमें इतना कुछ है कि उसका एक ग्रंथ बनाया जाएगा तो शायद कम पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच राजेश जी आने के लिए। अ, चलते हैं। बहुत शुक्रिया राजेश जी। शुक्रिया। और इसी के साथ मैं अपने सभी श्रोताओं को कहना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह हम धरती से जुड़े हुए ऐसे लोग जो अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं, पर उनको कभी हम लोगों को ऐसे अप्रिशिएट करने का मौका नहीं मिलता, उनको हम यहाँ पर संवाद के जरिए आप लोगों तक लाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।